कहानी की शुरुआत होती है 15वीं सदी के एक दृश्य से। समुद्र के किनारे कुछ मछुआरे काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है जो आसपास की सारी चीजें तबाह कर देता है। अगली सुबह जब मछुआरे वापस किनारे पर आते हैं तो उन्हें बहुत सारी मछलियां मिलती है जो तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होती है। तभी एक आदमी को एक गुफा में कोई लड़की दिखाई देती है। वो तुरंत गांव वालों को बुलाता है। जब सभी लोग उस लड़की के पास पहुंचते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी होती है। गांव वाले उस जलपरी को गांव के मुखिया के पास ले जाते हैं। मुखिया उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे रोक देते हैं। वे कहते हैं अगर तुमने जलपरी को छुआ तो वो तुम्हारी याददाश्त मिटा देगी। मुखिया कहता है मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस जलपरी को अपनी तलवार से छू कर ही देखूंगा। फिर जलपरी को राजा के सामने लाया जाता है। राजा उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है क्योंकि वो जलपरी वास्तव में बहुत ही खूबसूरत होती है। गांव का मुखिया कहता है ये एक असली जलपरी है, हम इसकी पूंछ काटकर इसका जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं। लेकिन राजा तुरंत मना कर देता है। राजा कहता है अगर तुम ऐसा सोच भी रहे हो तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो। राज्य के कानून के अनुसार मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा देता हूँ। जलपरी को आजाद कर दिया जाता है और उसे वापस समुद्र में भेज दिया जाता है। वो राजा को धीरे से धन्यवाद कहती है। कहानी अब 21वीं सदी प्रेजेंट टाइम में आती है। हमें दिखाया जाता है एक हैंडसम आदमी, हियो जुंजाए। हियो जुंजाए इस कहानी का मेन लीड है। वो एक स्मार्ट कॉन आर्टिस्ट होता है। वो अपनी शक्ल, पहचान और पूरा रूप बदलकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनका पैसा लूट लेता है। जुंजाए के 2 दोस्त भी होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। तीनों मिलकर एक बड़ी कंपनी को लूटने का प्लान बनाते हैं। जुंजाए और उसका एक दोस्त वकील का रूप धारण करते हैं, जबकि तीसरा दोस्त सिक्योरिटी सिस्टम हैक करता है। प्लान पूरी तरह सफल होता है। तीनों को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और साथ ही एक विदेशी ट्रिप का स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। काम खत्म होने के बाद तीनों अपने अपने टूर पर निकल जाते हैं। जुंजाए एक प्लेन में होता है जो एक आइलैंड की ओर जा रहा होता है। उसी दौरान समुद्र में वही जलपरी दिखाई देती है। वो समुद्र के नीचे एक खूबसूरत हरा ब्रेसलेट पाती है और उसे अपने हाथ में पहन लेती है। जुंजाए आइलैंड पर पहुंचकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। रात को जलपरी समुद्र में तैर रही होती है। तभी अचानक फिर से एक तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब जलपरी को होश आता है तो वो समुद्र के किनारे पड़ी होती है। जमीन को छूते ही उसके शरीर में एक झटका सा लगता है क्योंकि उसकी पूंछ गायब हो चुकी होती है। अब उसके पैर बन चुके होते हैं। वो चल भी पाती है। फिर वो वापस पानी में जाकर तैरने लगती है। इसी बीच जुंजाए वहां पहुंचता है। जलपरी उसे देखकर छिप जाती है। रात को जुंजाए सो रहा होता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो डरकर उठता है और देखता है कि उसका पूरा कमरा बिगड़ा हुआ है, खाना बिखरा पड़ा है। वो समझ जाता है कि शायद कोई चोर अंदर आया है। जब वो अपने कपड़े उठा रहा होता है तो उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। वो जलपरी होती है। वो घबराकर जुंजाए को लात मार देती है। जुंजाए देखता है कि जलपरी के हाथ में कुछ है। वो ध्यान से देखने जाता है। तभी जलपरी उसे फिर से लात मार देती है। जुंजाए दूर जा गिरता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। जलपरी समुद्र की ओर देखने लगती है और वहां जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे शीशे की समझ नहीं होती। वो सीधे शीशे से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। जुंजाए उसे बांध देता है और पुलिस को बुला लेता है। होश में आने के बाद जुंजाए देखता है कि जलपरी जिस चीज को कसकर पकड़े हुए थी वो एक चेरी होती है जिसे वो तुरंत खा लेती है। ये देखकर जुंजाए उसकी कई तस्वीरें खींच लेता है। पुलिस जलपरी को ले जाती है। जुंजाए उसके पैरों पर लगी चोट देखता है और उसे बुरा लगता है। वो पुलिस से कहता है इसने कुछ चोरी नहीं की, लेकिन पुलिस फिर भी उसे ले जाती है। जुंजाए उसकी तस्वीरें अपने दोस्तों को भेजता है और उनसे रिसर्च करने को कहता है। पुलिस स्टेशन में वो जलपरी की कलाई पर वही हरा ब्रेसलेट देखता है। जलपरी इंसानी दुनिया को देखकर हैरान होती रहती है। पुलिस उससे सवाल पूछती है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। वो बस टिश्यू पेपर से खेलती रहती है। फिर अचानक वो पुलिस पर हमला कर देती है और उनकी गन छीन लेती है, लेकिन जल्दी ही उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। इधर जुंजाए एक एयर होस्टेस को कॉन करने के लिए डेट पर होता है। तभी उसे अपने दोस्त का मैसेज मिलता है। जलपरी के हाथ का ब्रेसलेट बहुत पुराना और बेहद कीमती है। उसकी कीमत करोड़ों में है। ये पढ़ते ही जुंजाए तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां वो पुलिस को हिप्नोटाइज कर देता है। ये लड़की मेरी पत्नी है, हम शादीशुदा है। पुलिस जलपरी को छोड़ देती है। बाहर आकर जुंजाए उससे माफी मांगता है और कहता है वो ब्रेसलेट मुझे दे दो, लेकिन जलपरी अपना हाथ पीछे कर लेती है। जुंजाए उसे मॉल ले जाता है ताकि उसके लिए कोई गिफ्ट ले सके। एस्केलेटर देखकर जलपरी डर जाती है तो जुंजाए उसे गोद में उठा लेता है। वो उसके पैरों की चोट देखकर उसे जूते की दुकान पर ले जाता है। जलपरी जूते पहनने के बजाय उन्हें अपने हाथों में पहन लेती है।
फिर वे कपड़ों की दुकान में जाते हैं। जलपरी कपड़ों को सीधे अपने ऊपर रख लेती है। कुछ देर बाद वो कपड़े सही तरीके से पहनकर बाहर आती है, लेकिन जूनजाए वहां नहीं होता। जलपरी उसे ढूंढते हुए मॉल से बाहर निकल जाती है। जूनजाए वापस आता है और समझ जाता है कि लड़की खो गई है। वो उसे ढूंढ लेता है कैंडी खाते हुए। जलपरी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। जूनजाए कहता है, अच्छा तो तुम मुस्कुरा भी सकती हो। इसके बाद वो उसे खाना खिलाने ले जाता है। जलपरी नूडल्स बिल्कुल जानवरों की तरह खाती है। जूनजाए उसे बताता है कि नूडल्स सही तरीके से कैसे खाए जाते हैं। बाद में वो उसके पास जाकर उसकी गर्दन में एक नेकलेस पहनाता है और चालाकी से उसका हरा ब्रेसलेट निकाल लेता है। अब उसका काम पूरा हो चुका होता है। जूनजाए उसे फिर मॉल में लाकर एक जगह बैठा देता है। वो कहता है, यही बैठो, मैं अभी आता हूँ, और वह चला जाता है। जलपरी बहुत देर तक उसका इंतजार करती रहती है। मॉल बंद होने लगता है तो उसे बाहर निकलना पड़ता है। बारिश हो रही होती है। जलपरी अकेली बारिश में बैठी होती है। कुछ देर बाद जूनजाए वापस आता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी राजा ने जलपरी को आजाद करते समय किया था। फ्लैशबैक में राजा बच्चों के साथ आसमान में लालटेन उड़ा रहा होता है। एक लालटेन समुद्र के पास अटक जाती है। राजा जैसे ही उसे लेने जाता है, उसे वही जलपरी दिखाई देती है। राजा कहता है, मुझसे मत डरना। जलपरी हंसते हुए कहती है, लगता है तुम मुझसे ज्यादा डरे हुए हो। राजा हैरान होता है, तो तुम बोल सकती हो, फिर उस दिन क्यों नहीं बोली? जलपरी कहती है, जलपरी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, शायद तुमने सुना ही नहीं। वो बताती है कि कभी पहले एक इंसान जलपरी से प्यार कर बैठा था और वो उसकी आवाज सुन सकता था। राजा जैसे ही और सवाल करता है, तभी लोग वहां आ जाते हैं। जलपरी कहती है, जब भी ये लालटेन चमकेगी हम जरूर मिलेंगे, और वो समुद्र में वापस चली जाती है। गांव का मुखिया कहता है, जलपरी और इंसान का रिश्ता अजीब होता है, किस्मत उन्हें बार बार मिलाती रहती है। मैं राजा पर नजर रखूंगा, एक दिन मैं जलपरी को जरूर पकड़ लूंगा। प्रेजेंट टाइम में जूनजाए मॉल में बैठी जलपरी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। कार में बैठकर जलपरी अजीब हरकतें करती रहती है। जूनजाए पूछता रहता है, तुम्हारा घर कहाँ है, कोई दोस्त है? लेकिन जलपरी कुछ नहीं बोलती। जूनजाए परेशान होकर कहता है, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। वो जलपरी को एक होटल ले जाता है। बाथरूम में नहाते समय जलपरी बार बार लाइट ऑन करती रहती है। परेशान होकर जूनजाए बाहर आता है और उसे समझाता है, लेकिन जलपरी बस मुस्कुरा देती है। जूनजाए कहता है, गलत मत समझना, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, समझी? अगले दृश्य में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो हियो जूनजाए को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन जूनजाए उसका फोन नहीं उठाता। इस लड़की का नाम चाशी होता है। उसकी भाभी उससे कहती है, तुम फिर उसी लड़के को कॉल कर रही हो? ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ता था और हमेशा तुम्हें इग्नोर करता था? चाशी अपनी भाभी की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। वही पास में खड़ी एक मेड कहती है, मेरा बेटा भी वही पढ़ता था, लेकिन भाभी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो बिजनेस वुमन जिसे जूनजाए और उसके दोस्तों ने कॉल किया था, बहुत गुस्से में होती है। वो किसी भी कीमत पर उन तीनों चोरों को पकड़ना चाहती है। होटल में जूनजाए अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी जलपरी अचानक उसका लैपटॉप पकड़ लेती है और पूरी रात उसे लगातार देखती रहती है। सुबह जब जूनजाए उठता है तो वो जलपरी को बिल्कुल उसी पोजीशन में लैपटॉप को घूरते हुए देखता है। तभी जूनजाए का दोस्त उसे कॉल करके चेतावनी देता है कि बिजनेस वुमन के गुंडे होटल तक पहुंच चुके हैं, और ठीक उसी समय गुंडे होटल के अंदर घुस आते हैं। जूनजाए जलपरी को लेकर बैक रूट से भाग जाता है। गुंडे दोनों का पीछा करते हैं, लेकिन जलपरी अपनी ताकतों से उन्हें हरा देती है। कुछ देर बाद दोनों एक साइकिल पर बैठकर जा रहे होते हैं। जलपरी साइकिल पर बैठकर बहुत खास और बहुत खुश महसूस करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में और गुंडे वहां आ जाते हैं। दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं और किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। फिर से साइकिल पर चलते हुए जलपरी की नजर एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है। वो आइसक्रीम उठा लेती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। आखिरकार जूनजाए को ही आइसक्रीम का पैसा देना पड़ता है। इसके बाद जूनजाए जलपरी को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए एक चर्च ले जाता है। वहाँ वो सबसे कहता है, ये मेरी पत्नी है, कुछ साल पहले इसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इसकी याददाश्त और बोलने की क्षमता चली गई। तब से मैं इसकी आवाज फिर से सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही जूनजाए अपनी बात खत्म करता है, जलपरी अचानक बोल पड़ती है, हेलो, आप सब कैसे हो? जूनजाए और उसके दोस्त सब के सब हैरान रह जाते हैं। जूनजाए उसे बाहर ले जाकर पूछता है, तो तुम बोल सकती हो? जलपरी कहती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ। फिर वो पूछती है, वाइफ का मतलब क्या होता है? जूनजाए कहता है, वाइफ मतलब दोस्त। जलपरी कहती है, मैंने तुम्हारे लैपटॉप से बोलना सीखा है। ये सुनकर जूनजाए हंस पड़ता है। होटल वापस जाते समय
जलपरी कहती है, मुझे प्यास लगी है। जूनजाए उसे पानी देता है और नोटिस करता है कि वो कैन से सीधे पानी पी रही है। जूनजाए मजाक में पास से गुजरते एक आदमी से कहता है, लगता है मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। रात को जलपरी जूनजाए से पूछती है, लव क्या होता है? जूनजाए कहता है, लव एक बहुत खतरनाक चीज है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो अपनी सारी वैल्यू खो देता है, क्योंकि वो पूरी तरह दूसरे इंसान का हो जाता है। जलपरी कहती है, मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। ये सुनकर जूनजाए चौंक जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद जूनजाए जलपरी को खाने पर ले जाता है। वहाँ वो उसे हिप्नोटाइज करता है और पूछता है, तुम्हारे माता पिता कौन है? जलपरी कहती है, माता पिता? कौन माता पिता? जूनजाए समझाता है, माता पिता मतलब जो हमें जन्म देते हैं। जलपरी कहती है, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फिर जूनजाए पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जलपरी कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। जूनजाए कहता है, मुझे हैरानी नहीं हो रही, तुम पूरी तरह पागल हो। जलपरी पूछती है, अगर मेरा नाम होता या मेरे माता पिता होते तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते? फिर वो कहती है, तुम बहुत दयालु हो, तुम मुझे अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसकी बातें जूनजाए को अंदर तक छू जाती है। रात को जब जलपरी सो रही होती है, जूनजाए चुपके से वो ब्रेसलेट उसकी कलाई में वापस पहनाता है। अगली सुबह दोनों सियोल के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जूनजाए का घर होता है। लेकिन गुंडे वहाँ भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते दोनों एक चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। नीचे समुद्र होता है और सामने गुंडे बंदूक के लिए खड़े होते हैं। हार मानते हुए जूनजाए कहता है, तुम भाग जाओ। लेकिन जलपरी कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वो कहती है, हमें समुद्र में कूदना होगा। जूनजाए कहता है, मैं गोली खा लूंगा, लेकिन समुद्र में कूदने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन जलपरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ चट्टान से नीचे कूदने पर मजबूर कर देती है। पानी में जाते ही जलपरी की पूंछ वापस आ जाती है। जूनजाए पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि वो सच में एक जलपरी है। पानी के अंदर दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अतीत के एक दृश्य में हम देखते हैं कि राजा जलपरी से मिलने आता है। वो पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जलपरी कहती है, मेरा नाम साहा है। वो बताती है कि 20 साल पहले एक लड़का समुद्र में डूब रहा था। उसने उसकी जान बचाई थी और उसी ने उसका नाम सिकोया रखा था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन वो लड़का कहता है, मैं शादी करने वाला हूँ, शादी के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। वो लड़का जलपरी से प्यार करता था, इसलिए वो पूछता है, क्या तुम जमीन पर रह सकती हो? जलपरी कहती है, मैं अभी छोटी हूँ, मैं तभी जमीन पर रह सकूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। दोनों अलग अलग दुनियाओं के थे, इसलिए मिल नहीं सकते थे। जलपरी उसे छोड़कर चली जाती है। शादी की पहली रात वो लड़का सब कुछ छोड़कर समुद्र के किनारे उससे मिलने आ जाता है। उसे ये नहीं पता होता कि जलपरी के पास एक खास शक्ति होती है, किसी को चूमकर उसकी यादें मिटा देना। वो उसी शक्ति का इस्तेमाल उस लड़के पर कर देती है। राजा कहता है, मेरी शादी वाले दिन मेरी पत्नी बीमारी से मर गई थी। वो कहती थी, तुम्हारे भाग जाने की वजह से मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन राजा को उस रात की कोई भी बात याद नहीं होती। फिर राजा पूछता है, क्या मैं वही लड़का हूँ? ये सुनकर जलपरी भी चौंक जाती है। वर्तमान समय में जूनजाए को सच्चाई पता चल जाती है कि वो लड़की एक जलपरी है। वो उसे चूमकर उसकी सारी यादें मिटा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जूनजाए समुद्र किनारे होश में आता है। उसे सब कुछ याद होता है, सिवाय जलपरी से जुड़ी एक भी याद के। उसके हाथ में वही हरा ब्रेसलेट होता है जो जलपरी ने उसे दिया था। जूनजाए सियोल के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। दूर खड़ी जलपरी उसे जाते हुए उदास नजरों से देखती रहती है। घर पहुंचकर जूनजाए अपने 2 दोस्तों से मिलता है जो अभी उसी के घर में रह रहे होते हैं। जूनजाए उन्हें घर छोड़ने को कहता है, लेकिन वे जाने से मना कर देते हैं। उनमें से एक दोस्त जूनजाए से उस हरे ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। जूनजाए कहता है, मुझे याद नहीं कि ये मुझे कहाँ से मिला। दोस्त उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है जो कथित तौर पर जूनजाए ने ही भेजी होती है। लेकिन जूनजाए कहता है, मैंने ये तस्वीरें नहीं भेजी, हाँ मेरे पास ये ब्रेसलेट जरूर है। दूसरी तरफ जलपरी समुद्र के रास्ते सियोल पहुंचने का फैसला करती है। वो कुछ नाविकों से पूछती है, सियोल जाने का रास्ता कौन सा है? नाविक उसे रास्ता दिखाते हैं और साथ ले जाने का ऑफर भी करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। जब वो सियोल पहुंचती है तो चारों तरफ लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। वो हर किसी से पूछती फिरती है, क्या आप जूनजाए को जानते हैं? लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। भूख लगने पर वो एक दुकान में जाती है, लेकिन पैसे न होने की वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी दौरान जूनजाए की कार वहीं से गुजरती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। थोड़ी देर बाद जलपरी कुछ लड़कियों को एक और लड़की को तंग करते हुए देखती है। वे उसका पैसा छीन रही होती है। जलपरी एक छोटी सी लड़की को पकड़कर पूछती है,
क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़की उसके लिए नूडल्स खरीदती है, थोड़ा पैसा देती है और कहती है इसे धीरे धीरे खर्च करना और कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करना। जाते जाते वही लड़की जूनजाय से टकरा जाती है और उसे अंकल कहकर चली जाती है। जूनजाय को अजीब लगता है, कितनी बदतमीज लड़की है, मुझे अंकल बोलकर चली गई। अगले दृश्य में जूनजाय और उसके दोस्त अपना मिशन पूरा करके लौट रहे होते हैं। उधर जलपरी को कूड़ेदान में एक कोट मिलता है, वो उसे पहन लेती है। पास बैठा एक भिखारी कहता है ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो पूछता है कहाँ से आई हो? जलपरी कहती है मैं समुद्र से आई हूँ और जूनजाय को ढूंढ रही हूँ। भिखारी पूछता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसका नंबर है? जलपरी सिर हिलाकर नहीं कहती है। भिखारी कहता है तो जरूर कोई जगह होगी जिसका वो जिक्र करता होगा। तभी जलपरी को याद आता है बिल्डिंग 60। भिखारी उसके हाथ पर बिल्डिंग 60 लिख देता है। जलपरी बस पकड़कर बिल्डिंग 60 पहुंचती है। अंदर जाकर वो एक बहुत बड़ा एक्वेरियम देखती है। उसे देखकर वो खुश हो जाती है, अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वो एक्वेरियम के पानी में चली जाती है और फिर से जलपरी बन जाती है। अगला दिन जूनजाय का जन्मदिन होता है। उसकी बचपन की दोस्त चाशी अपनी मेड को सूप और खाने की चीजें बनाने को कहती है। मेड कहती है आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। चाशी सारा खाना जूनजाय के पास ले जाती है और झूठ बोलती है ये मैंने बनाया है। जब जूनजाय सूप पीता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी ऐसा ही सूप बनाती थी। चाशी उससे पार्टी रखने की बात करती है, लेकिन जूनजाय कह देता है मेरा एक अपॉइंटमेंट है। चाशी फिर जूनजाय के दोस्त से पूछती है क्या जूनजाय किसी और को पसंद करता है? दोस्त कहता है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। दूसरी तरफ चाशी की मेड एक फोटो देख रही होती है और तभी पता चलता है कि वही मेड असल में जूनजाय की माँ है। बचपन में जूनजाय अपनी माँ के साथ अक्सर एक्वेरियम जाया करता था, इसी वजह से वो अपने जन्मदिन पर एक्वेरियम जाने का फैसला करता है। उसी दिन जलपरी भी एक्वेरियम के पानी में होती है। लोग सोचते हैं कि कोई मरमेड शो शुरू हो गया है और तस्वीरें लेने लगते हैं। जूनजाय भी वही होता है। जलपरी उसे देख लेती है। जूनजाय भी उसे नोटिस करता है, लेकिन पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी याददाश्त मिट चुकी होती है। जलपरी एक्वेरियम से बाहर आकर जूनजाय से मिलने जाती है। तभी जूनजाय का दोस्त उसे एक तस्वीर भेजता है जिसमें जूनजाय और जलपरी साथ दिखाई दे रहे होते हैं और जलपरी के हाथ में वही हरा ब्रेसलेट होता है। तस्वीर देखकर जूनजाय समझ जाता है कि एक्वेरियम में जो लड़की थी वही ब्रेसलेट वाली लड़की है। वो जलपरी को ढूंढने निकलता है और आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जलपरी को अपना अतीत याद आता है, जब उसने जूनजाय की याददाश्त मिटाई थी। उस वक्त वो माफी मांगते हुए कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। और उसने वो हरा ब्रेसलेट जूनजाय को दे दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार गांव के मुखिया को पता चलता है कि एक जलपरी गांव में आ गई है। वो लोगों के कपड़े और जूते चुराती थी और बदले में एक कीमती मोती छोड़ जाती थी। मुखिया और उसकी पत्नी लालची हो जाते हैं और जलपरी को पकड़कर अमीर बनने का प्लान बनाते हैं। लोगों को लगता है कि तूफान उसी की वजह से आया है, इसलिए वे उसे मारना चाहते हैं। राजा को भी पता चलता है कि जलपरी उससे मिलने आई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे साथ में बर्फबारी देखेंगे। मुखिया के आदमी जलपरी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी राजा आकर उसे बचा लेता है। फिर कहानी वर्तमान में लौट आती है। चाशी की भाभी मेड यानी जूनजाय की माँ से किसी के लिए खाना पैक करवाती है। वो खाना एक अमीर परिवार खा रहा होता है, जो असल में जूनजाय के पिता, उनकी दूसरी पत्नी और उनका बेटा होते हैं। खाना खाकर जूनजाय के पिता अपनी पहली पत्नी को याद करते हैं, जो ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। कार में जाते हुए जूनजाय के पिता ड्राइवर से पूछते हैं जूनजाय अब कहाँ है? ड्राइवर कहता है वो शहर छोड़कर चला गया है। सौतेली माँ चुपके से कार में वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है और फिर किसी को फोन करके प्लान बनाती है कि जूनजाय को गायब करवा दिया जाए। दूसरी तरफ जूनजाय और जलपरी फिर से मिल चुके होते हैं। जूनजाय उससे पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? जलपरी कुछ नहीं कहती। जूनजाय उसका नाम पूछता है, वो कहती है मेरा कोई नाम नहीं है। ये सुनकर जूनजाय हंस देता है, तुम कितनी अजीब हो। वो उससे स्पेन वाले समय के बारे में पूछता है, लेकिन जलपरी चुप रहती है। जूनजाय वहां से चला जाता है। जलपरी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो दूर निकल जाता है। तभी एक चोर जलपरी को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन जूनजाय आकर उसे बचा लेता है और कहता है ऐसे लोगों पर भरोसा मत करना। इसके बाद दोनों एक फायरवर्क्स इवेंट देखने जाते हैं। जैसे ही आतिशबाजी शुरू होती है, जलपरी डरकर जूनजाय पर कूद जाती है। मैं तुम्हें बचाऊंगी। जूनजाय कहता है आंखें खोलो, फायरवर्क्स देखो। उसकी बात सुनकर जलपरी को स्पेन वाली बातें याद आ जाती है।
जूनजाए घर जाने लगता है, लेकिन जलपरी फिर भी उसका पीछा करती है। मुझे अपने साथ ले चलो, जूनजाए मना करता है। मैं किसी जवान लड़की को अपने घर नहीं ले जा सकता। फिर वो उसके हाथ पर अपना नंबर लिख देता है। अगर कुछ कहना हो तो मुझे कॉल करना। जाते जाते उसे जलपरी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। तभी सेओ के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जूनजाए चालाकी से उन्हें चकमा देकर निकल जाता है। उधर चाशी को एक बर्तन मिलता है जिस पर एक इंसान और जलपरी के चूमते हुए चित्र बने होते हैं। जूनजाए जलपरी को अपने घर ले आता है। उसे देखकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। जलपरी पहले पूरा घर देखती है, फिर स्विमिंग पूल के पास जाकर कहती है, इसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जूनजाए का दोस्त उसके लिए नूडल्स बनाता है और पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? जलपरी कहती है, बहुत दूर। जूनाए अपने दोस्त से कहता है, मैं इसे इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे इससे कुछ पूछना है। फिर वह हरा ब्रेसलेट दिखाता है। क्या ये तुमने मुझे दिया था? जलपरी कहती है, हाँ, क्योंकि तुम्हें ये पसंद था। फिर वो कहती है, मेरे घर के पास ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। ये सुनकर जूनजाए का दोस्त लालची हो जाता है और कहता है, इसे कुछ दिन यही रहने दो। जूनजाए जलपरी से पूछता है, तुमने ये मुझे क्यों दिया? लेकिन वो चुप रहती है। उसकी चुप्पी जूनजाए को गुस्सा दिला देती है। दोस्त उसे शांत करते हुए कहता है, जरूर कोई वजह होगी। दोस्त जलपरी से नाम पूछता है। वो फिर कहती है, मेरा कोई नाम नहीं है। दोस्त कहता है, तो फिर हम नाम रख देते हैं। जलपरी कहती है, जूनजाए तुम रखो। जूनजाए उसका नाम रखता है, शिमचियोंग। जलपरी खुश हो जाती है और दूसरे दोस्त को अपना नाम बताने जाती है। तभी डोरबेल बजती है। चाशी केक लेकर आई होती है क्योंकि आज जूनजाए का जन्मदिन होता है। जलपरी को देखकर चाशी पूछती है, ये कौन है? तुम्हारी गेस्ट? जलपरी पूरे भरोसे से कहती है, मेरा नाम शिमचियोंग है। तभी एक फ्लोर क्लीनिंग मशीन उससे टकरा जाती है। वो डरकर जूनजाए को पकड़ लेती है। दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाते, लेकिन चाशी को जलन होने लगती है। जन्मदिन मनाया जाता है। केक काटने से पहले शिमचियोंग केक को हाथों में भर भर कर खाने लगती है। जूनजाए कहता है, आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। चाशी भी जूनजाए को केक खिलाती है और उसके कान में कुछ कहती है। शिमचियोंग ये देखकर जलन में और ज्यादा केक खाने लगती है। जूनजाए का दोस्त चाशी से कहता है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ रहने दिया है। तुम असहज महसूस मत करो। जूनजाए शिमचियोंग को अपने कमरे के ऊपर वाला कमरा दे देता है। दूसरी तरफ सेओ के आदमी जूनजाए को ढूंढते हुए हर घर में जा रहे होते हैं। एक घर का मालिक उन पर शक करता है और कहता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा। उसी रात वो आदमी उस घर के मालिक की हत्या कर देता है। जब जूनजाए घर लौट रहा होता है तो उसका दोस्त आकर कहता है, हमारे एक पड़ोसी की हत्या हो गई है, पुलिस जांच कर रही है, तुम वहां मत जाना, कहीं फंस न जाओ। लेकिन जूनजाए को शिमचियोंग की फिक्र होती है। वो भागते हुए घर की तरफ जाता है। घर पर शिमचियोंग जूनजाए का इंतजार कर रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने वही आदमी डायंग खड़ा होता है जिसने हत्या की थी। वो खुद को पुलिस अफसर बताकर कहता है, मैं हत्या की जांच के लिए आया हूँ। वो घर के अंदर आता ही है कि तभी जूनजाए और असली पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। डायंग वहां से भाग जाता है। पुलिस जूनजाए से आईडी मांगती है। वो नकली आईडी दिखाकर खुद को बचा लेता है। फ्लैशबैक में गांव के चीफ के आदमी मरमेड पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी राजा वहां आ जाता है और मरमेड की जान बचा लेता है। राजा उसे अपने साथ महल ले जाता है। जाते समय चीफ का एक आदमी उन्हें देख लेता है और जाकर चीफ को सब बता देता है। फिर एक गांव वाला चीफ के पास आता है और उसे धमकाने लगता है क्योंकि चीफ काफी समय से भ्रष्टाचार करता आ रहा था। इसी बीच समुद्र के किनारे लोगों को एक लाश मिलती है। ये वही आदमी होता है जो चीफ से बात करने आया था। राजा और डॉक्टर वहां आते हैं, लेकिन उन्हें मौत की वजह समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि उसकी मौत मरमेड की वजह से हुई है। राजा को चीफ पर शक होने लगता है और वो उससे कहता है, मैं पता लगाऊंगा कि ये मौत मरमेड की वजह से हुई है या किसी साजिश की वजह से। फिर चीफ की पत्नी अपने प्लान के तहत राजा के घर आती है और कहती है, हमें पता चला है कि मरमेड यहाँ है, इसलिए हम महल की तलाशी लेने आए हैं। ये सुनते ही राजा तुरंत महल की तरफ भागता है। वहाँ मरमेड एक मटकी को देख रही होती है जिस पर एक इंसान और मरमेड को किस करते हुए दिखाया गया होता है। ये वही सीन था जो राजा ने अपने सपने में देखा था और उसी सपने को उसने मटकी पर बना दिया था। फिर कहानी वर्तमान में लौट आती है। शिमचियोंग जूनजे के हाथ पर बने निशान को देखकर पूछती है, ये क्या है? जूनजे उसे समझाता है, दरवाजा हर किसी के लिए मत खोला करो। फिर शिमचियोंग टीवी की तरफ इशारा करके पूछती है, इन छोटे लोगों को क्या हुआ? ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये सुनकर जूनजे हंसने लगता है। जूनजे मजाक में कहता है, ये मेरे टेनेंट्स हैं, मैं फोन करके बुलाता हूँ। वो कॉल करने का नाटक करता है
और शिम चियोंग उसके पास बैठकर ध्यान से सुनने लगती है। फिर जून जे उससे पूछता है, स्पेन में हमारे बीच क्या हुआ था? लेकिन शिम चियोंग कुछ नहीं बताती, बल्कि कहती है, इट्स ओके, मैं अगले एपिसोड का इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करने में एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर जून जे चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारे पास कल तक का समय है, अगर कल तक नहीं बताया तो घर छोड़ देना। रात को जब जून जे सोने जा रहा होता है, तभी शिम चियोंग अपने कमरे की खिड़की से सिर और बाल बाहर निकालकर उसे देख रही होती है। ये देखकर जून जे डर जाता है। वो पूछती है, आज तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे? जून जे कहता है, नहीं, आज कोई नहीं आएगा। ये सुनकर शिम चियोंग हंसती है और कहती है, मतलब आज घर में सिर्फ हम दोनों हैं। उसकी अजीब हंसी देखकर जून जे कहता है, जब तुम हंसती हो ना, तुम और भी ज्यादा डरावनी लगती हो। शिम चियोंग सीढ़ियां उतरते हुए उसकी तरफ आती है। जून जे कहता है, नीचे आ ही रही हो तो आज ही चली जाओ, वैसे भी कल तुम्हें जाना ही है। ये सुनते ही शिम चियोंग वापस ऊपर चली जाती है और मन ही मन सोचती है, काश कल कभी आए ही ना। अगली सुबह चाशी जून जे से मिलने आती है, लेकिन शिम चियोंग उसे अंदर नहीं आने देती। वो कहती है, तुम स्ट्रेंजर हो। फिर अचानक दरवाजा खोल देती है और चाशी गिर जाती है। चाशी को पता चलता है कि जून जे जॉगिंग के लिए गया है। चाशी शिम चियोंग से कहती है, जून जे और मैं शादी करने वाले हैं। शिम चियोंग पूछती है, शादी क्या होती है? चाशी समझाती है, शादी मतलब साथ रहना, प्यार करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। शिम चियोंग कहती है, हम भी तो यही कर रहे हैं। चाशी हंसती है और कहती है, इसका मतलब शादी नहीं होता, तुम तो जून जे पर बोझ हो, उसे मजबूर कर रही हो तुम्हारे साथ रहने के लिए। फिर वो दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती है, जाओ। ये सुनकर शिम चियोंग गुस्से में चाशी की उंगली काट लेती है। अगले सीन में चाशी पट्टी बांधे बैठी होती है और जून जे शिम चियोंग को डांट रहा होता है, तुम पागल कुत्ते की तरह काट लेती हो। जून जे चाशी को टैक्सी तक छोड़ने जाता है। चाशी उसे मटकी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन जून जे ध्यान नहीं देता। घर लौटकर शिम चियोंग टीवी देख रही होती है। टीवी पर एक किसिंग सीन आता है और वो शर्मा जाती है। जैसे ही जून जे आता है, वो टीवी छोड़कर भाग जाती है। जून जे कहता है, ओह, ये सब देख रही थी। फिर जून जे खाना बनाता है और उसे खिलाता है। खाने के बाद वो उसे एक फोन देता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना सिखाता है। अपना नंबर सेव करके कहता है, जब भी कुछ कहना हो मुझे कॉल करना। फिर वो कहता है, अब तुम्हें मेरे घर से जाना होगा। शिम चियोंग उससे एक वादा मांगती है, अगली बार जब बर्फ पड़े मुझसे मिलना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और वही मिलेंगे। वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। जून जे मान जाता है और शिम चियोंग चली जाती है। उसके जाते ही जून जे उसके फोन में लोकेशन ट्रैकर लगा देता है ताकि देख सके कि शिम चियोंग कहाँ जा रही है। उसके दोस्त कहते हैं, तुमने उसे इतनी ठंड में बाहर भेज दिया, उसके पास पैसे भी नहीं है। जून जे कहता है, मैं उसका गार्जियन नहीं हूँ, मैं उसे हमेशा घर में नहीं रख सकता। फिर वो ट्रैकर चेक करता है और देखता है कि शिम चियोंग काफी दूर जा रही है। वो भी उसके पीछे निकल पड़ता है। शिम चियोंग एक भिखारी के पास पहुंचती है। भिखारी पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें घर से निकाल दिया? शिम चियोंग कहती है, नहीं, उसने कहा घर छोड़ो नहीं, सिर्फ जाओ। भिखारी कहता है, वही तो बात होती है। दोनों अमीर लोगों के डस्टबिन से कपड़े निकालकर पहन लेते हैं। शिम चियोंग पूछती है, पैसे कैसे कमाते हो? भिखारी उसे पर्चे दिखाता है और समझाता है कि वो लोगों में बांटकर पैसे कमाता है। शिम चियोंग कहती है, मैं भी यही करूंगी, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और सब जून जे को दे दूंगी, उसे पैसे पसंद है। जून जे लोकेशन ट्रैक करते हुए वहां पहुंचता है। वो देखता है कि शिम चियोंग पर्चे बांट रही है, लेकिन कोई नहीं ले रहा। तभी स्कूल के कुछ लड़के आते हैं, पर्चे लेते हैं। ये लड़के जून जे ने ही भेजे होते हैं और वो उन्हें पैसे भी देता है। शिम चियोंग भूखी होती है, तभी एक औरत आती है, पर्चा लेती है और उसे खाना देती है। ये औरत भी जून जे ने ही भेजी होती है। औरत जून जे से पूछती है, क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? जून जे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी एक आदमी शिम चियोंग के पास आता है और कहता है, अपना नंबर दो। जैसे ही वो फोन निकालती है, जून जे का कॉल आ जाता है। वो कहता है, अपना नंबर किसी स्ट्रेंजर को मत देना, ऐसे लोग बुरे होते हैं। शिम चियोंग उस आदमी को घूरती रहती है और वो कहते हुए चला जाता है, कितनी अजीब लड़की है। शिम चियोंग पूछती है, तुम कहाँ हो? जून जे कहता है, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। लेकिन शिम चियोंग उसे देख लेती है और कहती है, तुम मुझे देखने आए हो, है ना? जून जे कहता है, नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। शिम चियोंग उसके कान में धीरे से कहती है, मैं पैसा कमा रही हूँ और सारा पैसा तुम्हें दूंगी, तुम्हें पैसा पसंद है ना? ये सुनकर जून जे सोच में पड़ जाता है। रात हो जाती है और शिम चियोंग अब भी पर्चे बांट रही होती है। तभी डे यंग उसके सामने आ जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और शिम चियोंग एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है। वही छोटी लड़की जिससे वो पहले मिली थी वापस आ जाती है। लड़की पूछती है, क्या तुम दोबारा बच्चों से पैसे ले रही हो? शिम चियोंग कहती है, नहीं, मैं पैसा कमा रही हूँ। तभी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। शिम चियोंग को याद आता है कि बर्फ पड़ने पर उसे जून जे से मिलना था।
वो लड़की से टॉवर का पता पूछती है। लड़की पता बता देती है और शिम चियोंग तुरंत जून जे से मिलने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है, जून जे को शिम चियोंग की बातें याद आने लगती है और वो तय करता है कि उसे उससे मिलने जाना चाहिए। जून जे लोकेशन चेक करता है और पता चलता है कि शिम चियोंग तेजी से टावर की तरफ जा रही है। इसी दौरान रास्ते में शिम चियोंग को एक कार टक्कर मार देती है और कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जून जे का सौतेला भाई हियो चिह्युन होता है। उधर टावर पर जून जे बेचैनी से खड़ा रहता है। उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चीफ की पत्नी राजा के महल में मरमेड को ढूंढने आती है, लेकिन उससे पहले ही राजा का दोस्त मरमेड को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर कहता है, यही रुको जब तक राजा नहीं आ जाता। जाते समय चीफ के आदमी उसका पीछा करते हैं और वो एक खौफनाक घाटी में गिर जाता है। जब राजा घर लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बिखरा पड़ा है। वो तुरंत मरमेड को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी वक्त बीत जाता है, रात हो जाती है, लेकिन राजा को मरमेड नहीं मिलती। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है, जहां जून जे अब भी टावर पर शिम चियोंग का इंतजार कर रहा होता है। उधर दूसरी तरफ चिह्युन शिम चियोंग को अस्पताल ले जाता है। जब जून जे घर लौट रहा होता है तो उसे वही पर्चे दिखाई देते हैं जो शिम चियोंग बांट रही थी। थोड़ी दूर आगे उसे शिम चियोंग का फोन भी मिल जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि वह किसी हादसे का शिकार हुई है। जून जे घबराहट में एक एक अस्पताल छान मारता है, बेड दर बेड देखता है। आखिरकार एक बेड पर उसे शिम चियोंग बेहोश पड़ी मिल जाती है। जून जे डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका हाथ पकड़कर रो पड़ता है। तभी शिम चियोंग को अपना अतीत याद आने लगता है, जब राजा ने उसकी जान बचाई थी। धीरे धीरे उसे होश आता है। वो कहती है, मैंने सपना देखा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बचाया। इसी बीच जून जे के दोस्त भी हादसे की खबर सुनकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। शिम चियोंग अब थोड़ी ठीक होती है और जून जे को अपने पास देखकर खुश हो जाती है। जून जे गुस्से में कहता है, कोई सड़क ऐसे भागते हुए पार करता है क्या? तभी उसके दोस्त आकर कहते हैं, डांट क्यों रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही तो इसे घर से भेजा था। अगले सीन में जून जे को पता चलता है कि कार चलाने वाला चिह्युन ही था। जून जे पूछता है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? चिह्युन कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर एक और फ्लैशबैक आता है। बचपन में जून जे चिह्युन से नाराज हो जाता है क्योंकि चिह्युन ने उसकी माँ की फोटो फ्रेम तोड़ दी थी। चिह्युन कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। लेकिन दोनों लड़ पड़ते हैं और हमेशा की तरह उनके पिता चिह्युन का ही साथ देते हैं। ये सब देखकर जून जे रो पड़ता है। वर्तमान में जून जे और चिह्युन बात कर ही रहे होते हैं कि कई सालों बाद उनके पिता वहां आ जाते हैं। अपने पिता को देखकर जून जे को जोर का झटका लगता है। तभी ड्राइवर भी उन्हें देख लेता है। अस्पताल में शिम चियोंग को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो पूछती है, क्या मैं यहाँ हमेशा रहूंगी? जून जे का दोस्त कहता है, नहीं, सिर्फ कुछ दिन। शिम चियोंग नोटिस करती है कि सबको खाना मिल रहा है, लेकिन उसे नहीं। उसे बताया जाता है कि उसे फास्टिंग करनी है। वो जून जे को कॉल करती है, सबको खाना मिला, मुझे नहीं। जून जे उसके लिए खाना भिजवाता है और चुपचाप दूर से उसे खाते हुए देखता है। उसे खुश देखकर जून जे मुस्कुरा देता है। फिर अपने आप से कहता है, मैं इस लड़की के लिए इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। अस्पताल से निकलते वक्त जून जे अपने पिता के पुराने ड्राइवर से मिलता है, जिसे वो अंकल कहता है। वही आदमी बचपन से उसका ख्याल रखता आया था। एक बार जून जे ने उससे कहा था, मैं घर छोड़कर माँ को ढूंढने जा रहा हूँ, मैं उनके साथ रहूंगा, मेरी नन्ही उम्र में पापा का ध्यान रखना। आज जून जे कहता है, आपने अपना वादा निभाया, मैं नहीं निभा पाया। अंकल कहते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सब ठीक करना चाहते हैं। जून जे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ये सारी बात एक नए चेहरे के भेस में डे यंग दूर से सुन लेता है। अस्पताल में शिम चियोंग एक और पेशेंट के साथ टीवी देखती हुई मस्ती कर रही होती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो, घर जा सकती हो। शिम चियोंग उदास होकर कहती है, मुझे बाहर निकाल रहे हो क्योंकि मैं ज्यादा खाती हूँ, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? तभी जून जे आता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मेरे घर। कार में शिम चियोंग पूछती है, अगली बर्फबारी कब होगी? जून जे कहता है, अगले साल। शिम चियोंग धीरे से कहती है, शायद मैं तब तक यहाँ न रहूं। जून जे तुरंत कहता है, तुम बर्फबारी देखना चाहती हो, चलो अभी चलते हैं। अगले सीन में ड्राइवर जून जे के पिता को बताता है, मैं जून जे से मिला था, मैंने कहा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है। सीओ यानी चिह्युन छुपकर ये सब सुन लेता है। जब ड्राइवर जून जे के पिता को घर छोड़कर लौट रहा होता है तो उसे कार में एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। उसे शक होता है कि ये चिह्युन का काम है। तभी डे यंग वहां आ जाता है। इधर जून जे शिम चियोंग को बर्फबारी देखने ले जाता है। बर्फ गिरते ही शिम चियोंग बच्चे की तरह खुश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। फिर दोनों स्केटिंग करते हैं। शिम चियोंग गिरने ही वाली होती है। जून जे उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं और हंसी में लोटपोट हो जाते हैं।
जून जे धीरे से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिम चियोंग पूछती है, क्या? जून जे कहता है, आई लव यू। तभी फ्लैशबैक शुरू होता है। राजा जंगल में मरमेड को ढूंढ रहा होता है। उसे उसका दोस्त घायल हालत में मिलता है। राजा उसे एक हीलर के पास ले जाता है और सोचता है, मेरे दोस्त ने मेरी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगा दी। उधर चीफ के लोग मरमेड को पकड़ लेते हैं। राजा को चीफ की सारी साजिश का पता चल जाता है। वो सबूत इकट्ठा करता है और चीफ को गिरफ्तार करवा देता है। चीफ की पत्नी भी पकड़ी जाती है। राजा तलवार उसकी गर्दन तक ले जाकर पूछता है, मरमेड कहाँ है? वो एक कमरे की तरफ इशारा कर देती है। राजा जब कमरे में जाता है तो वो सन्न रह जाता है। मरमेड बेहोश पड़ी होती है, रस्सियों से बंधी हुई। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान होते हैं। उसके आसपास बहुत सारे मोती पड़े होते हैं जो असल में उसके आंसू थे। चीफ की पत्नी उन मोतियों को बेचकर अमीर बनना चाहती थी। चीफ की पत्नी चिल्लाकर सबको बुलाती है, देखो राजा इस खूनी मरमेड को बचा रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजा सारे मोती भीड़ में फेंक देता है। लोग मोती बटोरने लगते हैं और राजा मरमेड को वहां से ले जाता है। फिर कहानी वर्तमान में लौट आती है। जून जे शिम चियोंग से कहता है, आई लव यू। शिम चियोंग मुस्कुराकर कहती है, अब तुम मेरे हो, मतलब तुमने हार मान ली। फिर हंसते हुए कहती है, मैं तो पहली बर्फबारी में ही हार मान गई थी। जून जे कहता है, तुम पागल हो गई हो। शिम चियोंग कहती है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था, इसे ही प्यार कहते हैं। जून जे उत्सुक होकर पूछता है, किसने? शिम चियोंग जून जे की तरफ इशारा करके कहती है, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जून जे जल जाता है। वो कहता है, कौन है वो? पागल होगा, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। शिम चियोंग उसका बचाव करती है, तुम उनके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो? वो बहुत अच्छे हैं। जून जे गुस्से में कहता है, तो चली जाओ उसके पास, यहाँ मेरे साथ क्यों हो? मैंने आई लव यू सिर्फ एक बात जानने के लिए कहा था, तुम गलत समझ रही हो। शिम चियोंग धीरे से कहती है, आई लव यू। जून जे चिल्लाकर कहता है, बस करो, पागल हो गई हो क्या? अगले सीन में जून जे अपने कमरे में लेटा हुआ दिखता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती। उसके दिमाग में सिर्फ शिम चियोंग की बातें घूम रही होती है। वो आवाज देता है, हे ऊपर वाली सुनो। शिम चियोंग नीचे आ जाती है। जून जे तुरंत कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। तुम अभी भी उससे मिलती हो, अभी भी उसके साथ हो? शिम चियोंग सादगी से कहती है, हाँ हम साथ हैं। जून जे और चिढ़ जाता है, कैसा लड़का है वो? शिम चियोंग मुस्कुराकर जून जे की तरफ देखकर कहती है, वो बहुत स्वीट है। ये सुनकर जून जे और जल जाता है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर शिम चियोंग कहती है, मैंने तो उससे आई लव यू भी बोल दिया। जून जे गुस्से में कह देता है, तुम तो सबको यही बोल देती हो, बहुत इजी है ना तुम्हारे लिए, अब जाओ सो जाओ। रात को जून जे आखिरकार सो जाता है और उसे एक पुरानी याद का सपना आता है। सपने में किंग का घायल दोस्त दिखाई देता है, जिसका चेहरा बिल्कुल जुंजी के डैड के सेक्रेटरी जैसा लगता है। जून जे झटके से उठ जाता है और अपने अंकल को कॉल करता है, पर कॉल कनेक्ट नहीं होता। अगले दिन जून जे के डैड को पता चलता है कि उनका सेक्रेटरी एक एक्सीडेंट में घायल हो गया है। ये एक्सीडेंट डे यंग ने किया होता है। दूसरी तरफ जुंजी और उसका दोस्त चाशी किसी को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि जिसे वे लूटने वाले हैं वो चाशी की ही भाभी है। तभी शिम चियोंग वहां आ जाती है और पूछती है, तुम लोग किस काम में लगे रहते हो? जून जे मजाक में कहता है, हम पैसों का ख्याल रखते हैं, लालची लोगों का। थोड़ी देर बाद जुंजी और उसके दोस्त वहां से जा चुके होते हैं और शिम चियोंग भी बाहर निकल जाती है। डे यंग उसका पीछा कर रहा होता है। पुलिस वहां आकर डे यंग को देख लेती है, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। शिम चियोंग एक ट्रैश बॉक्स में से अपने लिए कपड़े निकाल रही होती है। तभी वो वही छोटी लड़की देखती है जिसकी उसने पहले मदद की थी, और कुछ लड़कियां उसे बुली कर रही होती है। शिम चियोंग उन लड़कियों से कहती है, ऐसे अपनी दोस्त को तंग नहीं करते। इसी बीच जून जे और उसका दोस्त जा रहे होते हैं। दोस्त पूछता है, तो ये सब क्यों कर रहा है? तब जून जे अपनी कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जून जे अपनी माँ को ढूंढ रहा था, तब नामदू उसका पैसा नकली डिटेक्टिव बनकर चुरा लेता है। बाद में जून जे नामदू को पकड़ लेता है और कहता है, गरीब लोगों से मत चुराओ, अमीर लोगों से चुराओ। नामदू इम्प्रेस होकर कहता है, चलो मेरे साथ काम करो, और तभी से वे दोनों अमीर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। जून जे कहता है, मैं ये काम तब तक करूंगा जब तक मैं अपनी माँ को ढूंढ न लूं और उनके लिए एक घर न खरीद लूं। आज उसके पास बहुत पैसा है, पर उसकी माँ अब भी उसके पास नहीं है। उधर शिम चियोंग एक तालाब के पास होती है और पानी में कूदने ही वाली होती है कि एक आदमी उसे रोक लेता है। वो आदमी एक मेल मरमेड होता है, उसका नाम जियोंग हुन है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। जियोंग हुन कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जमीन पर किसी मरमेड से मिलूंगा। शिम चियोंग कहती है, मैं भूखी थी, पैसे नहीं थे, इसलिए मछली पकड़कर खाने के लिए पानी में जा रही थी। जियोंग हुन कहता है, तुम्हें यहाँ की दुनिया की कोई समझ नहीं है। फिर वो एक कीमती मोती दिखाता है
ये हमारे आंसू होते हैं और यहाँ बहुत महंगे बिकते हैं। शिम चियोंग हैरानी से पूछती है, ये हमारे आंसू होते हैं? फिर जियोंग हुन उसे सिखाता है कि आंसू कैसे इकट्ठा करते हैं। शिम चियोंग उत्साहित होकर कहती है, मैं भी मोती बनाऊंगी और जून जे को दूंगी क्योंकि उसे पैसे बहुत पसंद है। जियोंग हुन गंभीर होकर कहता है, जमीन पर ज्यादा वक्त रही तो तुम मर जाओगी और जून जे का तुमसे प्यार करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर शिम चियोंग उदास हो जाती है। फिर जियोंग हुन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अपनी कहानी सुनाता है। उसने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन सच्चाई पता चलते ही वो उसे छोड़कर चली गई। वो चेतावनी देता है, जून जे को तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए। बाद में दोनों आंसू इकट्ठा करते हैं, नई शॉपिंग करते हैं, मेकओवर लेते हैं और जूनजी के घर पहुंच जाते हैं। जून जे दरवाजा खोलता है, तब जियोंग हुन कहता है, मैं शिम चियोंग का दोस्त हूँ। जून जे जल जाता है। शिम चियोंग को अंदर भेजकर दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर देता है। रात में जूनजी का दोस्त हरा ब्रेसलेट चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जून जे उसे रोक देता है। ये ब्रेसलेट मैं शिम चियोंग को देना चाहता हूँ। अगली सुबह शिम चियोंग फैशनेबल कपड़ों में बाहर आती है। जूनजी के दोनों दोस्त उसे घूरते रहते हैं, लेकिन जून जे शर्मिंदा होकर कहता है, जाकर कपड़े बदलो। ब्रेकफास्ट के समय जून जे उसे काम करने से रोक देता है। दोस्त कहता है, मैं मदद कर देता हूँ, पर जून जे मना कर देता है। सब लोग घर से निकल जाते हैं, लेकिन जूनजी अपना फोन भूल जाता है और वापस आता है। तब शिम चियोंग सफाई कर रही होती है और अचानक उसे स्विमिंग करने का मन करता है। वो पूल में कूद जाती है और मरमेड बन जाती है। जून जे वापस आकर उसे देखता है। शिम चियोंग सोचती है कि अब उसका राज खुल गया, पर जून जे उसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए देख पाता है। शिम चियोंग तुरंत कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। जून जे उसे डांटते हुए कहता है, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? इस घर में 3 लड़के रहते हैं। फिर वो अपने दोस्त से कहता है, आज से जब भी घर आओ बेल बजा कर आना। अगले सीन में शिम चियोंग जियोंग हुन को बताती है, आज मेरा राज लगभग खुल ही गया था। जियोंग हुन कहता है, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए था। जून जे शाशी से मिलने जाता है। शाशी उसे एक पुरानी पॉटरी दिखाता है, जिसमें एक इंसान और एक मरमेड को किस करते हुए दिखाया गया है। जून जे को कुछ याद आता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, स्पेन के बाद मुझे कुछ याद नहीं, अजीब सपने आते हैं। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करता है। जून जे को अतीत दिखता है, चीफ उसका दोस्त, और जैसे ही मरमेड का चेहरा दिखने लगता है वो होश में आ जाता है। वो सोचता है शायद ये सब इल्यूजन था। घर पहुंचकर वो देखता है कि शिम चियोंग बाहर जाने वाली है। वो ऐलान कर देता है, आज से कर्फ्यू है। रात 8 बजे के बाद जो भी घर के बाहर दिखा वो बाहर ही सोएगा। पहले ही 7:30 बज चुके होते हैं तो शिम चियोंग कहती है, मैं कल जाऊंगी। दोस्त उससे पूछता है, कहाँ जा रही थी? शिम चियोंग मोती दिखाती है, पैसे लेने जा रही थी। दोस्त उसके बैग से एक मोती चुरा लेता है। अगले सीन में शिम चियोंग जियोंग हुन से मिलने जाती है। अचानक जियोंग हुन के सीने में दर्द होने लगता है। वो कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। शिम चियोंग कहती है, तुम समंदर में वापस क्यों नहीं जाते? वो कहता है, अब कोई मतलब नहीं, मैं वैसे भी मरूंगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है, तुम वापस चली जाओ। पर शिम चियोंग मना कर देती है, अगर मैं गई तो मैं जून जे को मिस करूंगी। जून जे अपने अंकल को याद करता है और मैसेज भेजता है, लेकिन अंकल का फोन डे यंग के पास होता है। डे यंग अंकल बनकर रिप्लाई करता है, मैं ठीक हूँ, तुमसे मिलता हूँ। रात को शिम चियोंग सो नहीं पाती। वो जून जे के पास जाती है और पूछती है, तुम मुझसे कब प्यार करोगे? जून जे कहता है, प्यार तय करके नहीं होता, हो जाता है। शिम चियोंग कहती है, जब प्यार हो जाए मुझे बता देना। अगले दिन जून जे लाइब्रेरी जा रहा होता है। तब शिम चियोंग पूछती है, क्या तय कर लिया, मुझसे प्यार करोगे? जून जे कहता है, एक दिन में कोई प्यार करने लगता है क्या? फिर वो एक हिस्ट्री बुक में किंग किम के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि किंग की मौत सिर्फ 27 साल की उम्र में हो गई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मरमेड को हीलर के पास ले जाया जाता है। हीलर कहता है कि अगर मरमेड ज्यादा देर तक यहाँ रही तो वो मर जाएगी, इसलिए उसे जल्द से जल्द समुंदर लौटना होगा। राजा उसे पहनने के लिए एक हरा ब्रेसलेट दे देता है। अगला सीन, शिम चियोंग जियोंग हुन से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि जियोंग हुन की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। इसी बीच जून जे को डे यंग का मैसेज आता है, जो उसके अंकल बनकर उसे एक पुरानी और सुनसान सी जगह पर बुलाता है। जून जी वहाँ पहुँचता है। जगह उसे बहुत अजीब लगती है। वो अपने अंकल को कॉल करता है। तभी शिम चियोंग का फोन आ जाता है। शिम चियोंग कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो? उसी वक्त डे यंग जून जे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जून जी के दोस्त पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जून जे पहले ही दोस्तों को बता चुका था कि ये जगह सस्पिशियस लग रही है। इसके बाद जून जी शिम चियोंग के पास पहुँचता है। वो उसका फीवर चेक करता है और पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? शिम चियोंग कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ,
जून जे उसे रोकते हुए कहता है, तुमने मुझसे प्यार के बारे में पूछा था और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मत जाओ। फिर एक फ्लैशबैक आता है। राजा मरमेड का जख्मी हाथ पकड़े बैठा होता है। मरमेड होश में आते ही कहती है, मुझे समुंदर वापस जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। राजा कहता है, मैं अपनी यादें मिटाने से इनकार करता हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वर्तमान में शिम चियोंग बार बार कहती है कि वो जाएगी, लेकिन जून जे अपना प्यार कबूल करता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो जुनजी का दोस्त पूछता है, वहां क्यों गए थे? जून जे बताता है कि डे यंग ने उसके अंकल बनकर मैसेज किया था। टीवी पर डे यंग की फोटो दिखाई जाती है और शिम चियोंग उसे तुरंत पहचान लेती है। जून जे गुस्से में पूछता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था? दूसरी तरफ डे यंग डिलीवरी बॉय बनकर सेओ के घर जाता है और पैसे लेकर निकल जाता है। अगली सुबह जून जे को पता चलता है कि शिम चियोंग घर पर नहीं है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि डे यंग बाहर घूम रहा है और शिम चियोंग को नुकसान पहुंचा सकता है। वो शिम चियोंग की लोकेशन चेक करता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। शिम चियोंग अपने बेगर दोस्त के साथ होती है। जूनजी वहां पहुंचकर कहता है, चलो घर चलते हैं, और उसे साथ ले जाता है। अगला सीन, जूनजी के पिता अस्पताल में आंखों की जांच के लिए आए होते हैं। जून जे अपने अंकल से मिलने वहां आता है और शिम चियोंग बाहर बैठी होती है। तभी जूनजी के पिता और ह्यूंग वहां आ जाते हैं। शिम चियोंग पूछती है, क्या अब जूनजी की फैमिली है? पिता पूछते हैं, क्या तुम जून जे को जानती हो? उसी वक्त जून जे वहां आ जाता है। इसके बाद जून जे अपने पिता से बात करता है। वो कहता है, जब माँ और मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने किसी और से शादी कर ली और हमें छोड़ दिया। पिता समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून जे नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर जून जी अपने कमरे में जाकर सो जाता है और बीमार पड़ जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो शिम चियोंग को अपना ख्याल रखते हुए देखता है। शिम चियोंग कहती है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जून जे रोते हुए कहता है, मैं अपने पापा से वो सब नहीं कह पाया जो मैं कहना चाहता था, और शिम चियोंग उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह जून जी शिम चियोंग के लिए नाश्ता बना रहा होता है। शिम चियोंग मेकअप करके बाहर आती है। जून जे उसे देखकर शर्मिंदा हो जाता है। दोस्त उसकी फोटो खींच लेता है, लेकिन जून जी कहता है, मुझे भेजो, और फिर अपने फोन से वो फोटो डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ सेओ जून जी के पिता को दवा देती है, बिना ये जाने कि वो दवा असल में उनकी हालत और बिगाड़ रही है। इसके बाद जून जे और उसके दोस्त चाशी की सिस्टर इन लॉ को फंसाने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए एक लड़की की जरूरत होती है। तभी शिम चियोंग पूछती है, कौन सा काम? नमदू समझाता है, हमें एक ड्रामा ऐड करना है। जून जे बहुत अमीर आदमी बनेगा और तुम उसकी फियांसे बनोगी। शिम चियोंग कहती है, मैं कर लूंगी। फिर जून जी और शिम चियोंग कपल बनकर मॉल में शॉपिंग करते हैं। चाशी की सिस्टर इन लॉ भी वहीं होती है। नमदू उसे बताता है कि ये दुबई के बहुत अमीर लोग हैं और वो इनके साथ इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए जुड़ा हुआ है। सिस्टर इन लॉ कहती है, इन्हें कभी डिनर पर घर ले आना। नमदू कहता है, ठीक है। घर जाकर चाशी अपने पति को बताती है कि बहुत अमीर लोग आने वाले हैं, हमारा तो जैकपॉट लग जाएगा। लेकिन चाशी कहती है, ये सब फ्रॉड है। इसके बाद चाशी जुनजी को कॉल करती है और कहती है, म्यूजियम आ जाओ। उसने किंग किम से जुड़ी कुछ चीजें ढूंढ ली होती है। जून जे कहता है, मैं ये सब अकेले देखना चाहता हूँ। म्यूजियम में जून जे बहुत सी चीजें देखता है। उसे किंग किम की एक तस्वीर भी दिखती है जो बिल्कुल उसी की तरह लगती है। चाशी उसे बुलाती है, लेकिन वो कहता है, घर जाओ। चाशी खुद अंदर जाकर तस्वीर देखती है और कहती है, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। अगले दिन शिम चियोंग जून जे का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही जून जी आता है, वो पूछती है, कितने बजे हैं? जून जे कहता है, 11 बजे। शिम चियोंग कहती है, कर्फ्यू तो 8 बजे तक था और तुम 11 बजे आ रहे हो। जून जे कहता है, ये नियम मेरे लिए नहीं है, ये तुम तीनों फ्रीलोडर्स के लिए है। वो सो जाता है और शिम चियोंग गुस्से में उसे घूरती रहती है। जुनजी पूछता है, ऐसे क्यों देख रही हो? शिम चियोंग कहती है, मेरी मर्जी, ये मेरी आंखें हैं, मैं जहाँ चाहूँ देखूं। और फिर ऊपर जाकर सो जाती है। रात में जून जे को फिर वही सपना आता है। एक मरमेड बंद कमरे में कैद है और उसके आसपास बहुत सारे मोती बिखरे हैं। वो उठकर किचन में जाता है जहाँ नमदू ड्रिंक कर रहा होता है। नमदू पूछता है, किंग किम वाला सपना फिर आया? और वो शिम चियोंग के मोती दिखाता है। जून जे उन्हें देखकर कहता है, ये तो वही मोती है जो मैंने सपने में देखे थे। नमदू कहता है, मैं शिम चियोंग के बारे में सच जानना चाहता हूँ। जूनजी पूछता है, क्यों? नमदू कहता है, क्योंकि उसके आने के बाद तुम अच्छे इंसान बनते जा रहे हो और मुझे डर है कि कहीं तुम हमें छोड़ न दो। जून जे गहरी सांस लेकर कहता है, मैं भी शिम चियोंग के बारे में सच जानना चाहता हूँ। पुलिस डे यंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि उसने यहाँ कई हत्याएं की है। शिम चियोंग एक टॉय मशीन से गुलाबी ऑक्टोपस निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं निकल पाता। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है, आज स्कूल की छुट्टी थी तो सोचा तुमसे मिलूं
उधर जुनजी शिम चियोंग को ढूंढ रहा होता है। वो उसके कमरे में जाता है और वहां बहुत सारे मोती बिखरे हुए देखता है। जुनजी सोचता है, ये सारे मोती शिम चियोंग को आखिर मिलते कहां से हैं? नीचे आते समय वो अभी भी उसे ढूंढ ही रहा होता है कि तभी शिम चियोंग उस छोटी लड़की के साथ घर लौट आती है। जुनजी गुस्से में कहता है, मैंने कितनी बार कहा है अपना मोबाइल चार्ज रखा करो, तुम कभी खाना नहीं भूलती तो फोन को भी फीड किया करो। ये सुनकर वो छोटी लड़की तुरंत बोलती है, फोन भूखे नहीं होते, उन्हें चार्ज किया जाता है। जुनजी पूछता है, तुम कौन हो? शिम चियोंग कहती है, ये मेरी दोस्त है। जुनजी कहता है, कैसी दोस्तियां बनाती हो तुम? पहले वो भिखारी और अब ये छोटी लड़की। ये सुनते ही लड़की तुरंत बोल पड़ती है, क्या आप बेरोजगार हैं? इस समय तो सारे मर्द काम पर होते हैं और आप टीवी देख रहे हो। जुनजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ, घर से काम करता हूँ। फिर जुनजी को पता चलता है कि वो लड़की स्कूल बंक करके आई है। लड़की कहती है, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता, वहाँ कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं सबसे अलग हूँ। ये सुनकर शिम चियोंग मन ही मन सोचती है, मैं भी सबसे अलग हूँ और अगर जुनजी को ये पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगा और मुझे छोड़ देगा। अगले सीन में जुनजी को अस्पताल से फोन आता है कि उसका अंकल होश में आ गया है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचता है। अंकल की पत्नी बताती है कि वो अभी बोल नहीं पा रहा। फिर वो जुनजी से उसकी माँ के बारे में पूछती है। जुनजी कहता है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है, तुम्हारी माँ मुझे फोन किया करती थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ये बात किसी को न बताऊं। जब तुम घर से चले गए थे तब मैंने उनसे झूठ कहा था कि तुम विदेश पढ़ने गए हो। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। जुनजी घर लौटकर शराब पीने लगता है। शिम चियोंग भी उसके पास बैठ जाती है और दोनों साथ पीते हैं। शिम चियोंग बहुत ज्यादा पी लेती है और बेहोश सी होने लगती है। वो जुनजी को अपने बारे में सच बताने ही वाली होती है, लेकिन अचानक होश में आ जाती है। जुनजी कंफ्यूज हो जाता है कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। फिर दोनों दोबारा पीते हैं और इस बार जुनजी ज्यादा पी लेता है। वो अजीब हरकतें करने लगता है। अपने ही फोन से शिम चियोंग को कॉल करता है और कहता है, ये लड़की कभी फोन चार्ज नहीं रखती, मेरी कॉल्स नहीं उठाती। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शिम चियोंग। इसके बाद वो शिम चियोंग के पास आता है, उसे गले लगाता है और कहता है, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। अगले सीन में जुनजी का दोस्त नाम दो से कहता है कि जिनजू, जो चाशी की भाभी है, आज अपने पेट का अपॉइंटमेंट लेने वाली है। नाम दो भी अपने पेट को लेकर अस्पताल जाता है। जिनजू उसे देखकर खुश हो जाती है और पूछती है, उन दुबई वाले लोगों से डिनर की बात हुई? नाम दो कहता है, वे बहुत बिजी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जिनजू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। फिर नाम दो जिनजू को कॉल करके कहता है, किम और उनकी फियांसे आज लंच पर आ रहे हैं। ये सुनकर जिनजू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तैयारियां शुरू कर देती है। वो अपने पति को भी समझाती है कि सीधे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे। इस दौरान चाशी घर पर नहीं होती, वो लैब में होती है। जुनजी, शिम चियोंग और नाम दो तैयार होकर जिनजू के घर लंच के लिए पहुंच जाते हैं। जिनजू उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करती है। ते बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा होता है। लंच के दौरान जुनजी अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, मेरी माँ भी ऐसा ही खाना बनाती थी। उसी समय जुनजी की माँ, जो वहाँ नौकरानी की तरह काम कर रही होती है, खाना लेकर आती है, लेकिन जुनजी उसे सिर्फ पीछे से देखता है और पहचान नहीं पाता। वो किचन में चली जाती है तो जुनजी पलटकर देखने की कोशिश करता है, फिर भी उसका चेहरा नहीं देख पाता। तभी चाशी घर आ जाती है। ते उसे देखकर रोकता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाशी कहती है, ये मेरा ही घर है। ते बात बदलते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो उसे एक कैफे ले जाता है और नाम दो को मैसेज करके बता देता है कि चाशी आ गई है। मैसेज पढ़ते ही नाम दो जुनजी को बताता है और तीनों तुरंत जिनजू के घर से निकल जाते हैं। जिनजू परेशान होकर पूछती है, आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? जुनजी कहता है, नहीं, बस अचानक एक जरूरी काम आ गया। घर लौटकर जुनजी गुस्से में नाम दो से कहता है, तुम्हें सही से बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। शिम चियोंग ये सुन लेती है और पूछती है, कौन तुम्हें फंसाने वाला है? फिर वो मन ही मन सोचती है, जुनजी एक बुरा इंसान है जो दूसरों का पैसा चुरा कर जीता है। जुनजी उसकी सोच सुन लेता है और मन ही मन जवाब देता है, हाँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ, मैं दूसरों से पैसा लेकर ही पैसा कमाता हूँ और ये मेरा राज है। तुम्हारा राज क्या है? शिम चियोंग सोचती है, मेरे पास भी एक राज है, मैं इंसानों से अलग हूँ, मैं एक जलपरी हूँ और मैंने ये सच तुमसे छुपाया है क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये सुनते ही जुनजी पूरी तरह चौंक जाता है। शिम चियोंग वहाँ से चली जाती है। जुनजी नाम दो से पूछता है, तुमने सुना उसने क्या कहा? नाम दो कहता है, उसने कुछ नहीं कहा, तुम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। फिर जुनजी अपने फोन में वो तस्वीर देखता है जिसमें एक इंसान और एक जलपरी घड़े के पास एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। तस्वीर देखते ही उसे अपना पूरा अतीत याद आ जाता है।
उसे याद आता है कि वो किंग किम था और स्पेन में उसकी मुलाकात जलपरी से हुई थी, और जब उसने जलपरी का सच जान लिया था तब जलपरी ने उसकी यादें मिटा दी थी। अब जुनजी को सब कुछ याद आ चुका है और वो समझ जाता है कि शिम चियोंग सच में एक जलपरी है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। डे यंग एक भयानक सपना देखता है जिसमें उसे अपना पूरा अतीत याद आने लगता है। अपने सपने में वो देखता है कि वो एक गांव का चीफ था और एक राजा भी। वहाँ किम जंगजे था और जून जी के घर में रहने वाली लड़की एक मरमेड थी। जून जे घर आता है जहाँ उसके दोस्त बताते हैं कि शिम चियोंग अपनी सारी चीजें लेकर घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने कमरे में जाकर वो ऊपर वाले कमरे को देखता है और शिम चियोंग से जुड़ी सारी यादें उसके जहन में ताजा हो जाती है। दूसरी तरफ शिम चियोंग एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसके बारे में उसने टीवी पर देखा था, एक शेल्टर जहां वे लोग रहते हैं जिनके पास कोई घर नहीं होता। उधर जून जे और उसके दोस्त सीसीटीवी फुटेज के जरिए शिम चियोंग को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जून जे नाम दू से पूछता है, इंसान और मरमेड वाली कहानी सुनी है, आखिर में क्या होता है? नाम दू जवाब देता है, आखिर में मरमेड मर जाती है। जून जे तुरंत कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। शिम चियोंग को रात में सोने की जगह नहीं मिलती। जहां भी जगह होती है वहां पहले से कोई न कोई मौजूद होता है। सुबह जून जे उस भिखारिन के पास जाता है जो अक्सर शिम चियोंग से मिलती थी। वो पूछता है, क्या आपने शिम चियोंग को देखा है? भिखारिन जवाब देती है, अगर तुम अच्छे इंसान होते तो शिम चियोंग तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। इसी बीच कुछ लड़कियां शिम चियोंग का फोन चुरा लेती है और उसे ऑन कर देती है। जैसे ही फोन ऑन होता है जून जी के फोन पर उसकी लोकेशन आ जाती है। जून जी तुरंत वहां पहुंचता है। वो उन लड़कियों से फोन लेकर पूछता है, ये फोन कहाँ से मिला? एक लड़की झूठ बोलती है, ये मेरा फोन है। तभी जून जे अपने फोन से शिम चियोंग को कॉल करता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है। अगले सीन में जून जी को शिम चियोंग मिल जाती है। वो उसे गले लगाता है और कहता है, किसने कहा था घर छोड़कर ऐसी जगह रहने को? फिर वो पूछता है, कुछ खाया? शिम चियोंग कहती है, हाँ खाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि उसे कुछ टेस्टी खाना चाहिए था। जून जे उसकी सोच सुन लेता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मैंने यम्मी खाना बनाया है। पर शिम चियोंग मना कर देती है। वो सोचती है, तुम चोर हो, झूठे हो, तुम मुझे भी धोखा दोगे। फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। जून जे उसकी सोच सुनकर कहता है, अगर तुम घर नहीं चलना चाहती तो यही रुको, बस कहीं और मत जाना। और वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस डे यंग के केस की जांच कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि उसकी जिंदगी में एक औरत थी, सीईओ ही। जब वे सीईओ ही का अतीत खंगालते हैं तो पता चलता है कि वो पहले भी 2 बार शादी कर चुकी है और उसके दोनों पति मर चुके हैं। उधर जून जी के पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। सीईओ ही उनका ख्याल रख रही होती है। पिता कहते हैं, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाइयां असर नहीं कर रही है। सीईओ ही कहती है, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि दवाइयां समय पर लो और आराम करो। जून जे घर लौटकर शिम चियोंग के बारे में सोच रहा होता है। तभी नामदू उसके कमरे में आता है। जून जे शिम चियोंग के साथ बिताए पल याद करता है और समझ जाता है कि जब शिम चियोंग गुड पर्सन कह रही थी तो वो उसी के लिए कह रही थी। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। नामदू हैरान होकर पूछता है, तू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? रात में जून जे उस शेल्टर में पहुंचता है जहां शिम चियोंग सोती है। तभी एक आदमी धीरे धीरे शिम चियोंग के पास आता है। जून जी तुरंत उसे रोक देता है और शिम चियोंग के पास ही लेटकर सोने लगता है ताकि कोई और उसके आसपास न आए। अगला सीन चाशी मेड के कमरे में जाती है और वहाँ एक फैमिली फोटो देखती है। फोटो देखकर वो कहती है, ये मेड का बेटा तो काफी स्मार्ट लग रहा है। फिर शिम चियोंग स्विमिंग पूल के पास होती है और गिरने ही वाली होती है। जून जी तुरंत उसे बचा लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसका सच मरमेड होने का न देख ले। जून जी पानी वाला कूलर भी शिम चियोंग से दूर कर देता है। ये देखकर लोग कहते हैं कि जून जी पागल हो गया है। कुछ औरतें शिम चियोंग से कहती हैं, एल शिम चियोंग, तुम घर कब जाओगी? तुम्हारा पति हमें बहुत परेशान कर रहा है, तुम दोनों पैचअप कर लो और घर चले जाओ ताकि हमें शांति मिले। अगले सीन में शिम चियोंग, जून जी और उनके दोस्त एक रेस्टोरेंट जाते हैं। डे यंग उनका पीछा कर रहा होता है। नामदू कहता है, यार शिम चियोंग के वापस आने से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। जून जे शिम चियोंग से कहता है, जब तुम घर पर नहीं थी फ्रिज भरा हुआ था लेकिन मेरा दिल खाली था। फिर जून जे अपने दोस्तों को घर भेज देता है और शिम चियोंग को बाहर ले जाता है। वो उससे कहता है, यही रुकना, मैं अभी आता हूँ। वो उसके लिए पिंक ऑक्टोपस खरीदने जाता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है डे यंग को ढूंढते हुए, लेकिन पुलिस जून जी को देख लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके हाथ से पिंक ऑक्टोपस गिर जाता है। शिम चियोंग उसका इंतजार कर रही होती है। तभी डे यंग वहाँ आकर शिम चियोंग को किडनैप कर लेता है। जून जी पुलिस से गुहार लगाता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, शिम चियोंग की जान खतरे में है।
पुलिस उसे छोड़ देती है। डे यंग शिम चियोंग को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि जून जी आकर उसे बचा लेता है। वो शिम चियोंग को घर ले आता है। नाम दू कहता है टीवी पर आ रहा है। पुलिस डे यंग को हर जगह ढूंढ रही है। तभी पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। तीनों शॉक हो जाते हैं। जून जी शिम चियोंग को सुला देता है और तीनों पुलिस को डे यंग के खिलाफ सबूत दे देते हैं। जून जी पुलिस से कहता है मैं डे यंग को पकड़ने में मदद करूंगा, बाद में मेरा केस देख लेना। बाद में शिम चियोंग अपने कमरे में जून जी के बारे में सोच रही होती है। जून जी उसकी सोच सुन सकता है और इसी वजह से वो सो नहीं पाता। वो उसके कमरे में जाकर कहता है सोने की कोशिश करो, सुबह तुम्हें शो भी देखना है। शिम चियोंग गुड नाइट कहती है, लेकिन फिर भी उसी के बारे में सोचती रहती है। जून जे पूरी रात सो नहीं पाता और परेशान हो जाता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय नाम दू मजाक में पूछता है तुम दोनों ने आज रात सोने नहीं दिया क्या? शिम चियोंग मासूमियत से कहती है हाँ, मैं सोचती रही। जून जे भी मजाक में कहता है हाँ, ये पूरी रात कमरे में चक्कर लगाती रही, मैं सो नहीं पाया। फिर जून जे को याद आता है स्विमिंग पूल में उसने कैसे शिम चियोंग को मरमेड बनते देखा था। वो दोस्तों से कहता है आज हम क्रिसमस ट्री लेने जाएंगे, शिम यंग तुम घर पर ही एंजॉय करो। उधर जून जी के पिता अपने वकील से कहते हैं मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जून जे के नाम करना चाहता हूँ। सीईओ ही ये सब सुन लेती है और बहुत बुरा मानती है। घर में जून जे और उसके दोस्त क्रिसमस की तैयारियां कर रहे होते हैं। चाशी भी वहां आ जाती है। शिम चियोंग तैयार होकर बाहर आती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। जून जे उसे देखकर नजरें नहीं हटा पाता, लेकिन जब ताए शिम चियोंग की फोटो लेने लगता है तो जून जी उसे डांट देता है। बाद में नशे में चाशी जून जी को कॉल करती है और कबूल करती है आई लव यू जून जे। लेकिन जून जे उसकी एक भी बात गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसका चाशी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रात को शिम चियोंग जून जी के बिस्तर पर लेटी सोच रही होती है क्या जून जी मुझे सिर्फ एक मछली समझता है? जून जे आकर कहता है सोने की कोशिश करो, फालतू बातें मत सोचो। सुबह होते ही जोश होश में आती है। जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है उसे याद आ जाता है कि उसने रात को जून जे के सामने क्या क्या कह दिया था। अपनी हरकतों को याद करके उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगले सीन में शिम चोंग टे के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे गाल हमेशा इतने लाल रहते हैं? टे शर्मा जाता है और उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं। शिम चोंग कहती है मैं टीवी देख देख कर बोर हो गई हूँ, मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना सिखाओ, क्या हम कुछ सीख सकते हैं? टे पूछता है क्या सीखना चाहती हो? शिम चोंग उसके कान में धीरे से कहती है किसी के ट्रैप या लव ट्रैप में फंसने से कैसे बचते हैं। उसी वक्त जून जे उन्हें साथ में देख लेता है और गुस्से में टे से कहता है शिम चोंग से दूर रहो। शिम चोंग तुरंत बोलती है वो तो मुझे कंप्यूटर सिखाने की कोशिश कर रहा था। जून जी साफ तौर पर जल जाता है और कहता है मैं सिखाता हूँ तुम्हें। लेकिन अंदर ही अंदर शिम चोंग सोचती है मुझे जानना है कि जून जे मुझसे प्यार करता है या सिर्फ मुझे फंसा रहा है। जून जी थोड़ा गुस्सा करता है, फिर कहता है ठीक है, अगर तुम्हें कंप्यूटर सीखना है तो सीख लो। हॉस्पिटल में सीईओ ही अपने पति के साथ होती है। तभी जून जी की माँ उन्हें देख लेती है, लेकिन जून जी के पिता की नजर इतनी कमजोर होती है कि वह कुछ देख ही नहीं पाते। सीईओ ही उन्हें तुरंत वहां से ले जाती है। रात को जून जी अपने कमरे में होता है। तभी शिम चोंग आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। फिर वो सोचती है पता नहीं जून जे मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, और कह देती है कुछ नहीं और कमरे से जाने लगती है। तभी जून जे उसे रोक लेता है और उसे किस कर देता है। शिम चोंग इतनी खुश हो जाती है कि उसे नींद ही नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ जून जे तुरंत सो जाता है। रात में जून जी को एक भयानक सपना आता है, जैसे वो एक मरमेड को मारने वाला हो। वो घबरा कर उठ जाता है और कहता है नहीं। उसकी आंखें खुलती है और सामने शिम चोंग होती है। वो पूछती है बुरा सपना? जून जी उसे गले लगाकर कहता है हाँ, बहुत बुरा सपना था। फिर वो कहता है आई लव यू और तुम हमेशा मेरे पास रहना। शिम चोंग सोचती है क्या वो सच कह रहा है या फिर मुझे धोखा दे रहा है। वो जाने लगती है, लेकिन जून जे उसे रोक कर कहता है मेरे पास सो जाओ, अगर मैं तुम्हें गले लगाकर सो गया तो मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। वो इतनी खुश होती है कि उसकी नींद उड़ जाती है। वो बालकनी में जाकर जोर से चिल्लाती है जून जे मुझसे प्यार करता है। दूसरी तरफ सीईओ ही एक वकील से बात कर रही होती है, जो चोरी छिपे उसका साथ दे रहा होता है। वो कहती है एग्रीमेंट ऐसे बनाओ कि सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बेटे के नाम हो जाए। वकील कहता है थोड़ा सा हिस्सा जून जे को भी देना चाहिए। सीईओ ही ठंडे लहजे में कहती है अगर काम ठीक से किया तो पैसे बहुत मिलेंगे। वकील सारे डॉक्यूमेंट जून जी के पिता के सामने रख देता है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो बिना पढ़े ही स्टैम्प कर देते हैं। यंग ये सब देख लेती है। अगली सुबह शिम चोंग पूरे घर का फर्नीचर इधर उधर शिफ्ट कर देती है। नाम दो पूछता है ये सब तुमने अकेले किया? शिम चोंग कहती है हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। नाम दो कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो। शिम चोंग मन ही मन सोचती रहती है जून जे मुझसे प्यार करता है।
जून जे उसके ख्याल सुनकर मुस्कुरा देता है। अच्छा है, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। वो पूछता है, क्या खाओगी? शिम चोंग कहती है, पास्ता। सामान कम होता है तो वो बाजार जाती है। रास्ते में वो कई लोगों की मदद भी करती है। नाश्ते के समय सब साथ बैठे होते हैं। जून जे ऐलान करता है, आज से मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी है। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। बाद में नाम दो उसे अलग ले जाकर कहता है, ये क्या था? तुमने सारी आदतें हमें दे दी और खुद क्विट कर दिया। जुन जी कहता है, मैंने शिम चोंग से वादा किया है। तभी पुलिस का कॉल आ जाता है और जुन जी तुरंत डे यंग के केस के सबूत ढूंढने निकल पड़ता है। अगला सीन, चाशी अपनी मेड मिस यू से कहती है कि वो कुछ चीजें जुन जी के घर पहुंचा दे। रास्ते में एक चोर मिस यू का पर्स छीन लेता है। शिम चोंग वहां होती है। वो चोर के पीछे दौड़ती है, पर्स वापस ले आती है और चोर को अच्छा सा सबक सिखाती है। मिस यू हैरान होकर कहती है, थैंक यू। फिर चाशी मिस यू को जुन जी के घर ले जाती है। वहाँ मिस यू की फिर से शिम चोंग से मुलाकात होती है। वो कहती है, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। चाशी पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? मिस यू पूरी कहानी बता देती है। इसके बाद चाशी जुन जी के कमरे में किंग किम की फाइल रख रही होती है। तभी उसकी नजर जुन जी और उसकी माँ की एक तस्वीर पर पड़ती है। उसे याद आता है कि बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर मिस यू के कमरे में भी थी। वो मिस यू को घर ले जाती है और वही तस्वीर देखकर समझ जाती है कि मिस यू ही जुन जी की माँ है। अगला सीन, जुन जी के पिता की तबीयत और बिगड़ जाती है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं लेकिन सीईओ ही कोई जवाब नहीं देती। वो घबराकर चलने लगते हैं और सीढ़ियों से गिर जाते हैं। यंग उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहता है, कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। इधर जुन जी अपने कमरे में चाशी द्वारा लाई गई फाइल देख रहा होता है। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती है। अगले सीन में सियोही गुस्से में डाई यंग को कॉल करती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो और तुमने उस लड़की को किडनैप क्यों किया? डाई यंग कहता है, मैंने सपना देखा था, वो लड़की एक मरमेड है। ये सुनकर सियोही जोर से हंस पड़ती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? टाइम पर अपनी दवाइयां लिया करो। फिर वो कहती है, मेरा हस्बैंड जल्दी मरने वाला है, जूनजे को मारने का काम जल्दी खत्म करो। डाई यंग हामी भर देता है। अगले सीन में जूनजे एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मैं वो सपना पूरा करना चाहता हूँ जो मैं पहले पूरा नहीं कर पाया। उसी डॉक्टर के पास डाई यंग का भी इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर जूनजे को हिप्नोटाइज करता है। हिप्नोसिस के दौरान जूनजे अपनी पिछली जिंदगी के कुछ दृश्य देखता है। एक दृश्य में एक आदमी एक राजा को गिरफ्तार करने आता है। गांव के लोग राजा पर इल्जाम लगाते हैं कि वो एक मरमेड की मदद से लोगों पर जुल्म कर रहा है। राजा को गिरफ्तार करके नाव में ले जाया जाता है। उधर गांव का चीफ और बाकी लोग मरमेड को पकड़ने आ जाते हैं। राजा को शक होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो चीफ के आदमी से कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरी मोहब्बत खतरे में है, मुझे उसकी जान बचानी है, मैं वादा करता हूँ मैं खुद वापस आ जाऊंगा। एक आदमी कहता है, मुझे राजा पर भरोसा है। चीफ मरमेड को जाल में फंसा लेता है और लोगों से कहता है, मुझे ये मरमेड किसी भी हाल में चाहिए, जो इसे मेरे पास लाएगा उसे बहुत पैसा मिलेगा। ये सुनकर लोग मरमेड पर तीर चलाने लगते हैं। एक तीर उसे जख्मी कर देता है। तभी किंग किम वहां पहुंचता है। चीफ लोगों को भड़काते हुए कहता है, देखो यही है वो राजा जो मरमेड की मदद से लोगों पर जुल्म करता था। लोग दोबारा मरमेड पर तीर चलाने लगते हैं। राजा गुस्से में आ जाता है और तलवार लेकर लोगों से लड़ने लगता है। चीफ पानी में मरमेड को देख लेता है और तीर चलाने ही वाला होता है, लेकिन राजा तीर लगने से पहले मरमेड के सामने आ जाता है। तीर राजा को लगता है और वो गिर जाता है। राजा की मौत देखकर मरमेड ये सहन नहीं कर पाती। वो खुद अपने शरीर में तीर घुसा लेती है और मर जाती है। ये सब देखकर जूनजे हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो डॉक्टर से कहता है, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। डॉक्टर कहता है, बेहतर होगा अगर तुम उस लड़की को वापस भेज दो जहाँ से वह आई है। जूनजे कहता है, नहीं, शायद मुझे एक और मौका मिला है, इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। डाई यंग ये सारी बातें छुपकर सुन लेता है। जूनजे घर जाता है और देखता है कि शिमचियों घर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वो शिमचियों को देखता है उसे जोर से गले लगा लेता है। फिर दोनों डेट पर जाते हैं। पहले रेस्टोरेंट जाते हैं और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर मॉल जाते हैं और मूवी देखते हैं। मूवी बहुत इमोशन होती है। शिमचियों रोने लगती है। जूनजी उसे कंसोल करता है। फिर दोनों कॉफी पर जाते हैं। जूनजे पूछता है, अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? शिमचियों कहती है, मैं भी मर जाऊंगी। जूनजे कहता है, पागल हो क्या? वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर शादी कर लेना। शिमचियों पूछती है, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? जूनजे थोड़ी देर सोचता है और कहता है, मैं किसी और लड़की के पास चला जाऊंगा। शिमचियों गुस्से में कहती है, जूनजे तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या कुछ होने वाला है?
जूनजे उसे कुछ नहीं बताता। फिर जूनजे ताए से कहता है, घर की सिक्योरिटी और टाइट कर दो। ताए पूछता है, क्या ये सब डाई यंग की वजह से है? जूनजे कहता है, हाँ। अगले सीन में हीन अपना पूरा लुक बदल चुका होता है और अपने पिता की जगह खुद बॉस बन चुका होता है। वो अस्पताल में अपने पिता से मिलने जाता है। पिता पूछते हैं, क्या तुमने जूनजे को मेरी कंडीशन के बारे में बताया? हीन झूठ बोलता है, हाँ बताया था, वो बिजी था पर जल्दी मिलने आएगा। अगले सीन में जूनजे अपने अंकल से मिलता है और डाई यंग की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या यही वो आदमी है जिसने आपका एक्सीडेंट करवाया था? अंकल आंखों से हाँ में इशारा करते हैं। तभी हीन आ जाता है और दोनों प्राइवेट बात करते हैं। जूनजे अपने डैड के बारे में पूछता है। हीन झूठ बोलता है, वो ठीक है, बाहर गए हुए हैं। फिर कहता है, डैड ने सारी प्रॉपर्टी मॉम और मेरे नाम ट्रांसफर कर दी है। ये सुनकर जूनजे को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। उधर चाशी सोच रही होती है कि जूनजी को कैसे बताए कि उनकी मेड ही उसकी असली माँ है। अगले सीन में जूनजी की माँ सियोही के घर जाती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है। सियोही कहती है वो कब का घर छोड़ चुका है और उसे वहां से भेज देती है। सड़क पर चलते वक्त जूनजी की माँ का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन शिमचियोंग उसे बचा लेती है। वो कहती है, तुमने मेरी जान फिर से बचा ली। शिमचियोंग कहती है, अपना ख्याल रखा करो। फिर दोनों शॉपिंग करने जाती है। इसी बीच पुलिस जूनजे को बताती है कि डाई यंग की एक वाइफ और एक बेटा था। उसकी वाइफ का नाम केसियोही था। वो डाई यंग को छोड़कर किसी और से शादी कर चुकी है, लेकिन अब भी दोनों कांटेक्ट में है। अगले सीन में शिमचियोंग नामदू से बात कर रही होती है। तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है। वो सोचती है, शायद ये दर्द इसलिए है क्योंकि मैं पानी में नहीं गई। जूनजी उसके विचार सुन लेता है। वो नामदू और ताए को घर से बाहर भेज देता है ताकि शिमचियोंग स्विम कर सके। घर खाली होते ही शिमचियोंग मरमेड बन जाती है और पानी में तैरती है। तभी अचानक नामदू वापस आ जाता है और सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि शिमचियोंग एक मरमेड है। शिमचियोंग डर जाती है और पूछती है, क्या तुम जूनजे को बता दोगे? नामदू कहता है, जूनजे इतना डरपोक है। वो ये देखकर भाग जाता। फिर खुश होकर सोचता है, जैकपॉट लग गया, अब मैं इससे पैसा कमाऊंगा। शिमचियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी मेमोरी इरेज कर देती है। डिनर के समय नामदू कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। शिमचियोंग सोचती है, मैंने तो इसकी यादें मिटा दी, फिर ये याद करने की कोशिश क्यों कर रहा है? जूनजे ये सुन लेता है और नामदू से कहता है, चुपचाप खाना खाओ। बाद में जूनजे और शिमचियोंग अकेले बात करते हैं। जूनजे पूछता है, प्रॉमिस करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? शिमचियोंग कहती है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। जूनजे पूछता है, क्यों? शिमचियोंग सोचती है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। जूनजे ये सुन लेता है और पूछता है, तुम मर जाओगी? शिमचियोंग समझ जाती है कि जूनजे उसके विचार सुन रहा है। वो पूछती है, तुम कब से मेरे विचार सुन रहे हो? जूनजे गुस्से में कहता है, तुम मरोगी क्यों? और फिर सच बोल देता है, मुझे पता है, तुम एक मरमेड हो। शिमचियोंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। जूनजी समझ जाता है कि शिमचियोंग के लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद है। वो फैसला करता है कि वो उसे खुद से दूर रखेगा। शिमचियोंग बहुत दुखी हो जाती है। तभी नामदू आता है और पूछता है, तुम दोनों का झगड़ा हो गया क्या? जूनजे कहता है, शिमचियोंग अपने मकसद के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब उसे वापस भेजना ही मेरा मकसद बन गया है। अगर मैंने उसे वापस नहीं भेजा तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। शिमचियोंग बताती है, नामदू को मेरी सच्चाई पता चल गई थी। वो मुझसे पैसा कमाना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी मेमोरी इरेज कर दी। वो जूनजी से पूछती है, जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली, क्या तुम मुझसे डरे? जूनजे कहता है, नहीं, तुम हमेशा से मुझे अलग लगी थी, मैं पहले ही समझ गया था। फिर जूनजे शिमचियोंग को म्यूजियम ले जाता है और किंग किम की फोटो दिखाता है। वो कहता है, ये राजा भी एक मरमेड से प्यार करता था। वो उसे पूरी कहानी सुनाता है, कैसे बचपन में मरमेड ने राजा की जान बचाई, कैसे दोनों दोस्त बने, कैसे राजा ने किसी और से शादी कर ली और शादी की रात वो मरमेड के पास गया। मरमेड ने उसकी यादें मिटा दी, लेकिन सालों बाद दोनों फिर मिले। शिमचियोंग पूछती है, उसके बाद उनका क्या हुआ? जूनजी झूठ बोलता है, वे दोनों साथ रहे, खुशी खुशी, और बूढ़े हो गए। अगले सीन में शिमचियोंग जूनजी से कहती है, मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दूंगी, लेकिन जूनजे साफ मना कर देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। ताए और नामदू ये देखकर कमेंट करते हैं, ये दोनों तो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बाद में जब जूनजी सोने जाने वाला होता है, शिमचियोंग उसके पास आ जाती है। जूनजे कहता है, ऊपर ही रहो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, कहीं तुम मेरी मेमोरी इरेज न कर दो। शिमचियोंग कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे तुम्हारे पास सोने दो। जूनजे मान जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं और शिमचियोंग बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में पुलिस जूनजी के घर आती है डाई यंग के केस पर बात करने के लिए। इसी बीच सियोही जूनजी के पापा को अस्पताल से घर ला रही होती है और कहती है,
मैंने तुम्हारे लिए नया ड्राइवर रखा है। और वो ड्राइवर डाई यंग होता है। अगले सीन में चाशी, ताए, नामदू और शिमचियोंग एक पार्टी में जाते हैं जहां सब डांस कर रहे होते हैं। नामदू को जूनजे का कॉल आता है। जूनजे पूछता है, शिमचियोंग कहाँ है? नामदू कहता है, हम पार्टी में हैं और शिमचियोंग हमारे साथ ही है। पार्टी में चाशी और शिमचियोंग मस्ती में एक प्लेफुल डांस बैटल शुरू कर देती है। तभी जूनजे वहां आ जाता है और शिमचियोंग को अपने साथ ले जाता है। बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि बारिश हो रही है। शिमचियोंग कहती है, मैं बारिश में नहीं जा सकती। जूनजे उसके लिए छाता लाता है और दोनों साथ साथ चलते हैं। अगले दिन शिमचियोंग एक छोटी लड़की से मिलती है। उसकी भिखारिन दोस्त भी वहां आ जाती है। शिमचियोंग दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। उधर हीन सेक्रेटरी के पास जाता है और पूछता है, तुमने जूनजे को क्या बताया? फिर हीन ऑक्सीजन सप्लाई हटा देता है जिससे इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। तभी डाई यंग वहां आ जाता है और हीन को वहां से ले जाता है। डॉक्टर तुरंत पहुंचकर जूनजी के पापा की जान बचा लेता है। शिमचियोंग जूनजी की मां को भी अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है। अगले दिन जूनजे के घर बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। भिखारिन महिला भी आती है और आते ही खाना शुरू कर देती है। इसी दौरान जूनजे शिमचियोंग के लिए फूल लेने बाहर गया होता है। शिमचियोंग जूनजी की मां को लाने जा रही होती है। रास्ते में वह जूनजे को किसी के साथ देखती है। शिमचियोंग भी जूनजे को देख लेती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। जूनजी की मां पूछती है, ये कौन है? शिमचियोंग कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जूनजी की मां जूनजे को ध्यान से देखती है और कहती है, ये तो मेरा बेटा है। तभी जूनजे वहां आ जाता है। मां बेटा मिलते हैं और दोनों रोने लगते हैं। बाद में दोनों कैफे में बैठकर बात करते हैं। जूनजी की मां कहती है, मुझे लगा था तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम विदेश चले गए होगे। जूनजे कहता है, मैं विदेश नहीं गया था, लेकिन मेरी जिंदगी अच्छी रही। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मां पूछती है, तुम घर क्यों छोड़कर गए थे? जूनजे कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने निकला था। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अब तुम मिल गई हो और मेरे लिए यही काफी है। वो अपनी मां को गले लगाता है और कहता है, अब टेंशन मत लो, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हम साथ रहेंगे। घर लौटकर शिमचियोंग सबको बताती है कि चाशी की मेड ही जूनजी की मां है। नामदू कहता है, हमने उसे हर जगह ढूंढा और वो इतनी पास थी, हमें पता ही नहीं चला। जूनजे अपनी मां को घर ले आता है। उसकी मां पूछती है, क्या शिमचियोंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जूनजे शर्माते हुए कहता है, हाँ। उसकी मां मुस्कुरा देती है और कहती है, शिमचियोंग ने मेरी बहुत मदद की है। बर्थडे कैंडल्स बुझाते वक्त शिमचियोंग विश करती है कि वो कभी जूनजी से अलग न हो। नामदू कहता है, विश जोर से नहीं बोलते वरना पूरी नहीं होती। जूनजे कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी के बाद सब घर चले जाते हैं। फिर जूनजे पुलिस को बताता है कि उसे अपनी मां मिल गई है और उनसे कहता है कि उसकी सौतेली मां को जल्दी गिरफ्तार करें। पुलिस कहती है, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। जूनजे कहता है, मैं सबूत लाऊंगा। अस्पताल में सेक्रेटरी की जान बच जाती है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। अगले सीन में जॉन को पता चलता है कि वो डाई यंग का बेटा है। वो अपनी मां से कहता है, मैं किसी अपराधी का बेटा नहीं बन सकता। अगले सीन में शिमचियोंग जूनजी की मां को अपने कमरे में सुलाने ले जाती है। वहां जूनजे ने अपनी मां के लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा होता है, जूते और एक पिंक ऑक्टोपस। शिमचियोंग कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज जूनजे का ख्याल रखना। मां पूछती है, तुम्हें क्या होगा? शिमचियोंग चुप रहती है। बाद में शिमचियोंग और जूनजी टेक्स्ट मैसेज पर बात करते हैं। शिमचियोंग लिखती है, आज मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। जूनजे रिप्लाई करता है, दरवाजा खोलो, मैं नीचे हूँ। शिमचियोंग उसे देख लेती है। जूनजे कहता है, अब मुझे देख लिया, अब दरवाजा बंद करो और सो जाओ। शिमचियोंग सोचती है, मैंने टीवी में देखा था बर्थडे पर किस मिलती है। तभी जूनजे उसे नीचे बुला लेता है। शिमचियोंग कहती है, मुझे किस चाहिए? जूनजे कहता है, ज्यादा मत सोचो, मुझे हेडेक हो जाता है। फिर वो उसे गले लगाता है और किस करता है। बाद में जूनजे अपने पापा के ऑफिस जाता है और उनके बारे में पूछता है। ताए कहता है, मैंने बताया तो था, वो अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर गए हैं। जूनजे कहता है, वो कभी एक हफ्ते से ज्यादा कहीं नहीं गए, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, और वहां से चला जाता है। जूनजे पुलिस से पता करवाता है और उसे मालूम होता है कि उसके पापा पिछले 2-3 महीनों से शहर से बाहर ही नहीं गए। वो नामदू से कहता है, मुझे पापा के घर में घुसना होगा और सियोही के खिलाफ सबूत निकालना होगा। अगले सीन में जूनजे, नामदू और ताए पुलिस के साथ सियोही के घर जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स बनकर। उधर शिमचियोंग रेस्टोरेंट में हयान से मिलने जाती है ताकि उसे बिजी रख सके। उसी रेस्टोरेंट में डाई यंग भी होता है। ताए घर के सारे कैमरे डिसेबल कर देता है। जूनजे कुछ फोटोज लेता है, कुछ दवाइयां इकट्ठा करता है और टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर रख देता है। फिर वो अपने पापा के कमरे में जाता है, उनसे मिलता है और कहता है, आपकी जान खतरे में है, और सियोही की पूरी सच्चाई बता देता है। लेकिन उसके पापा कहते हैं, यहाँ से चले जाओ। जूनजे वहां से चला जाता है। घर की मेड हीन को कॉल करके सब बता देती है। हीन शिमचियोंग से कहता है
तो इसीलिए तुम मुझे यहाँ बुला लाई थी। और उसे वही छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, डाई यंग वहाँ आ जाता है और शिमचियोंग को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। शिमचियोंग भागकर टेरेस पर जाती है। डाई यंग उसके पीछे जाता है। शिमचियोंग उसका सिर पकड़कर कहती है, सब कुछ भूल जाओ, और उसकी मेमोरी इरेज कर देती है। इसी पल शिमचियोंग को अपना अतीत याद आता है। कैसे एक राजा ने मरमेड को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और बाद में मरमेड ने भी अपनी जान दे दी थी। उसे समझ आ जाता है कि जूनजे ने उससे झूठ बोला था। वो रोने लगती है। घर लौटकर शिमचियोंग सोचती है, जूनजी ने मुझे जीना सिखाया, वो मेरी पूरी दुनिया है। फिर वो सोचती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी वजह से जूनजी खतरे में है। उधर सियोही डाई यंग को कॉल करती है, लेकिन वो पूछता है, तुम कौन हो, क्योंकि उसकी सारी यादें मिट चुकी होती है। इधर जूनजे और उसके दोस्त पुलिस के साथ होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो दवाइयाँ और फूल दिए जा रहे थे वे बेहद खतरनाक है और किसी को मारने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अगले सीन में शिमचियोंग अपने कमरे में बहुत तेज म्यूजिक चला रही होती है। जूनजे आता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ, मुझे सोचना है। शिमचियोंग कहती है, तुम मेरी हर बात सुनते हो। जूनजे कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले वो उसे गले लगा लेता है। जूनजे हॉल में जाता है जहाँ नामदू होता है। वो कहता है, शिमचियोंग ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसे सोचना था। नामदू कहता है, जब लड़कियां सोचने का टाइम लेती है तो या तो ये तय कर रही होती है कि साथ रहना है या नहीं, या फिर तुमने उनसे झूठ बोला होता है। इसी बीच सियोही डाई यंग को उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करती है और कहती है, हम सबसे बदला लेंगे। लेकिन डाई यंग को कुछ भी याद नहीं आता। अगली सुबह जूनजे हेडफोन पहने हुए शिमचियोंग को उठाने जाता है और कहता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। ताए उसे देख लेता है और कहता है, ये हेडफोन मेरे हैं। जूनजे बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है, मुझे कुछ दिनों के लिए चाहिए, और जानबूझकर और तेज बोलने लगता है। ताए बस कंफ्यूज होकर उसे देखता रह जाता है। तभी शिमचियोंग आती है। वो काफी उदास लग रही होती है। दूसरी तरफ सियोही उन दवाइयों को चेक कर रही होती है जो वो जूनजी के पापा को दिया करती थी। उसे पता चलता है कि कुछ दवाइयां मिसिंग है। वो मेड से पूछती है, क्या कोई घर आया था? मेड बताती है, पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे। ये पूरी बातचीत जूनजे और पुलिस माइक्रोफोन के जरिए सुन रहे होते हैं, क्योंकि जूनजे पहले ही रिकॉर्डिंग डिवाइस घर में प्लांट कर चुका होता है। जब जूनजे के पापा दवा लेने जाते हैं तो उन्हें जूनजे की बातें याद आ जाती है कि सियोही 2 बार शादी कर चुकी है और उसके पहले पति की मौत आंखों से जुड़ी बीमारी के कारण हुई थी। वो सियोही से कहते हैं, ये दवा बाद में ले लूंगा, और चुपचाप उसे टिश्यू में लपेटकर फेंकने का प्लान बनाते हैं। सियोही दूर से सब कुछ खामोशी से ऑब्जर्व कर रही होती है। अगले सीन में शिमचियोंग उस छोटी लड़की और भिखारिन औरत को घर बुलाती है। वो उनसे एक बार मिलना चाहती है। जाने से पहले इसी बीच चेसी जूनजे को कॉल करती है और कहती है, मुझे पता है तुम किसी और को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शिमचियोंग तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है। जब वो चली जाएगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जूनजे सीधा जवाब देता है, ऐसा कभी नहीं होगा। शिमचियोंग हमेशा मेरे साथ रहेगी, और अगर वो चली भी गई तो मैं उसके पीछे जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूनजे जॉन से मिलता है। जॉन गुस्से में पूछता है, तुम मेरे घर चोर की तरह क्यों घुसे? दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जॉन कहता है, तुम पापा से मिलने आए थे या कोई और वजह थी? पापा तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहते। जूनजे गुस्से में कहता है, पापा इस हालत में तुम्हारी माँ की वजह से हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और वो घर लौट जाता है। घर आकर वो देखता है कि शिमचियोंग फिर से तेज म्यूजिक चला रही है। वो उसके कमरे में जाता है और पूछता है, क्या हुआ? शिमचियोंग सच बोल देती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, हमारा हैप्पी एंडिंग नहीं था, तुम मेरी वजह से मर गए थे। जूनजे शॉक होकर पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? शिमचियोंग बताती है, जब तुम अपने पापा से मिलने गए थे मैं रयान के साथ थी। उसके जाने के बाद डाई यंग आया। जब मैंने उसकी मेमोरी इरेज की तब मुझे अपना पूरा पास्ट याद आ गया। वो पूछती है, क्या फिर से वैसा ही होगा? जूनजे कहता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उधर सियोही फिर से दवा लाती है, लेकिन जूनजे के पापा उसे फेंक देते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि पानी में जहर मिला हुआ है। थोड़ी देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सियोही बाहर खड़ी सब कुछ देखती रहती है और फिर वहां से चली जाती है। जूनजे अपने कमरे में जाता है और अपने फोन पर पापा का वॉइस नोट देखता है। उसमें पापा कहते हैं, मुझसे बहुत गलतियां हो गई, मेरे सारे फैसले गलत थे, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना। ये सुनते ही जूनजे घबरा जाता है और दौड़ते हुए पापा के पास जाता है। वहां पहुंचता है तो एम्बुलेंस खड़ी होती है और एक डेड बॉडी बाहर निकाली जा रही होती है। जैसे ही वो चेहरा देखता है उसे पता चलता है कि वो उसके पापा है। जूनजे चीख पड़ता है और रो रो कर टूट जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है
कि जब पापा वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहे थे तभी जॉन वहां आ गया था। पापा कहते हैं, मैं जूनजे को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जॉन इमोशन हो जाता है, लेकिन तभी पापा की आवाज अचानक बंद हो जाती है। डर के मारे उनकी सांस रुक जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जॉन भागने ही वाला होता है कि उसकी नजर ग्लास पर पड़ती है। वो ग्लास चेक करता है और कहता है, जहर। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने सब कुछ किया है। वो जल्दी से ग्लास धोकर सारे सबूत मिटा देता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ आती है और पूछती है, क्या कोई दवा दी गई थी? जॉन झूठ बोलता है, मुझे नहीं पता। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाती है। जॉन जोर जोर से रोने लगता है ताकि वो इनोसेंट लगे। बाहर आकर वो जूनजे को रोता हुआ देखता है। जूनजे गुस्से में उस पर हमला कर देता है और कहता है, तुम और तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को मारा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पुलिस बीच में आकर जॉन को बचा लेती है। इधर शिमचियोंग बहुत परेशान होती है। ताय आता है और उसे जूनजी के पापा की मौत के बारे में बताता है। तीनों अस्पताल पहुंचते हैं जहां जूनजे पूरी तरह टूट चुका होता है। शिमचियोंग उसे गले लगा लेती है। जूनजे कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने फोन पहले देख लिया होता तो उन्हें बचा लेता। बाद में जूनजे अपनी माँ से मिलता है। माँ कहती है, 1 महीने पहले मैं तुम्हारे पापा से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। जूनजे कहता है, उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी थी। उधर सियोही अपने लॉयर से बात कर रही होती है और कहती है, मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट्स भेज दो, डेथ सर्टिफिकेट और लैंड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाओ। तभी जॉन आता है और पूछता है, क्या ये सब आपने किया? सियोही सीधे कहती है, हाँ। इसके बाद नमदू और जॉन साथ होते हैं। जॉन धमकी देता है, तुम भी जूनजे के साथ फ्रॉड करते हो, मैं किसी को भी जेल भिजवा सकता हूँ। नमदू डर जाता है और कहता है, मैं हमेशा उसी का लॉयल रहता हूँ जिसके पास पैसा होता है। जॉन कहता है, मुझे जूनजे से छुटकारा चाहिए। पहले वो मेरे साथ काम करता था, लेकिन शिमचियों की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तुम मेरा काम करो। नमदू मान जाता है। डॉक्टर बताता है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जूनजे भरोसा नहीं करता और पोस्टमार्टम की डिमांड करता है। सियोही ड्रामा करती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि उनके शरीर के साथ कुछ हो। अगर पैसे चाहिए तो ले लो। जॉन भी कहता है, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं भी पोस्टमार्टम नहीं चाहता। पुलिस सियोही के घर की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फ्यूनरल होता है जहाँ जूनजे की माँ भी आती है। सियोही कहती है, तुम क्यों आए हो? जूनजे की माँ जवाब देती है, वो मेरे पति थे। वो फोटो पर फूल रखती है और कहती है, बहुत सी बातें अधूरी रह गई। तुम्हें माफ करने की वजह कम थी, लेकिन तुम्हारी मौत का दर्द सबसे ज्यादा है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बाद में सियोही जूनजे की माँ से अकेले मिलती है और कहती है, 10 साल तक तुम लोगों ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अब पैसों के लिए आए हो। अगर चुप रहती तो शायद कुछ दे देती, लेकिन अब कुछ नहीं मिलेगा। जूनजे की माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम चोर हो और चोर कभी मालिक नहीं बन सकता। सियोही हाथ उठाती है, लेकिन तभी शिमचियोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही शिमचियोंग सियोही का हाथ पकड़ती है, उसे उसका पूरा पास्ट दिख जाता है। दवाइयां बदलना, पानी में जहर मिलाना, बेसमेंट में जहरीली चीजें छुपाना और डायंग का चेहरा। शिमचियोंग कहती है, तुम्हारे सारे गुनाह तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जूनजे बेचैन होता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। तभी नमदू आकर कहता है, पोस्टमार्टम के पीछे मत जाओ। उसी वक्त शिमचियोंग आती है और कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया है जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था। इसके बाद शिमचियोंग जूनजे और पुलिस को बेसमेंट ले जाती है। वहाँ सबूत मिल जाते हैं। पुलिस सियोही को गिरफ्तार कर लेती है। जूनजे को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। इसके बाद सियोही का लॉयर उससे मिलने आता है और कहता है, तुम्हें बिना वारंट अरेस्ट किया गया है, इसलिए 48 घंटे चुप रहो। पुलिस जो भी पूछे कुछ मत बोलना। 48 घंटे बाद उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन सियोही एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। पुलिस जूनजे को बताती है कि सियोही जुर्म कबूल नहीं कर रही है क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। जैसे ही जूनजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, नमदू उस पर नजर रखता है और ह्यून को फोन करके कहता है, जूनजे बाहर निकल चुका है, तुम्हारी माँ शाम 6 बजे तक रिलीज हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद सियोही रिलीज हो जाती है और ह्यून उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही जूनजे अपनी कार में बैठने वाला होता है, नमदू पीछे से डंडे से उसके सिर पर वार करता है। जूनजे बेहोश हो जाता है। नमदू उसे एक सुनसान जगह ले जाता है। उधर ताय सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहा होता है और सब कुछ देख लेता है। वो तुरंत शिमचियोंग को बताता है। दोनों नमदू का पीछा करते हैं। नमदू जूनजे को उस जगह ले जाता है जहाँ सियोही और ह्यून पहले से मौजूद होते हैं। नमदू जूनजे के हाथ पैर बांध देता है। जूनजे कहता है, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुमने ये किया। नमदू जवाब देता है, तुम्हारी गलती है, तुम एक लड़की के पीछे पड़ गए और मेरे साथ काम छोड़ दिया।
मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। नमदू जूनजे को एक सुसाइड नोट दिखाता है और कहता है, इसे हम तुम्हारे कमरे में रखेंगे, इससे साबित होगा कि तुमने अपने पापा को मारा। फिर वो वही जहर जूनजे को इंजेक्ट करता है। नमदू कहता है, इस नोट में लिखा होगा कि तुम्हारे पापा ने प्रॉपर्टी में तुम्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए तुमने उन्हें मार दिया। तुम घर के हर कोने को जानते हो, इसीलिए तुमने बेसमेंट में सबूत छुपाए। सीओही कहती है, मुझे जूनजे से अकेले बात करनी है। अकेले में जूनजे पूछता है, तुमने अपने पति के साथ ऐसा कैसे किया? वो तुमसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करते थे। सीओही कहती है, मैंने उसके साथ 17 साल बिताए, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैं रोज उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाती थी। जूनजे पूछता है, अपने पहले पतियों को भी तुमने इसी तरह मारा था? सीओही कहती है, हाँ। तभी जूनजे जोर जोर से हंसने लगता है और उसी पल छुपे हुए पुलिस ऑफिसर्स बाहर आ जाते हैं। सीओही का कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका होता है। असल में ये पूरा प्लान जूनजे का होता है। ह्यून के ऑफर के बारे में जूनजे पहले से जानता था। नमदू और जूनजे ने पुलिस के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था ताकि सीओही और ह्यून का सच सामने आ सके। पुलिस ह्यून और सीओही को गिरफ्तार कर लेती है। ह्यून नमदू को जूनजे के साथ देखकर समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है। गुस्से में वो पुलिस वाले की गन छीन लेता है और जूनजे पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी शिमचियोंग आ जाती है और गोली खुद पर ले लेती है। शिमचियोंग कहती है, मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन इस बार किस्मत बदल गई। इस बार मैंने तुम्हें बचाया। जूनजे रोते हुए शिमचियोंग को अस्पताल ले जाता है और कहता है, मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये पूरी घटना न्यूज में आ जाती है। उधर ह्यून पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त वॉशरूम जाने का बहाना करता है और जहर खा लेता है। उसे लगता है अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है। पूछताछ के दौरान जहर के असर से ह्यून बेहोश हो जाता है। उसी वक्त सीओही को अलग जगह इंटरोगेट किया जा रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने जहर खा लिया है, वो दौड़कर उसके पास जाती है। ह्यून अपनी माँ से कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हारा बेटा होना ही मेरी बदकिस्मती थी। और उसकी मौत हो जाती है। सीओही जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। उधर शिमचियोंग का ऑपरेशन चल रहा होता है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी नमदू जूनजे को बताता है कि ह्यून ने खुदकुशी कर ली है। जूनजे ये सुनकर शॉक हो जाता है। डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन शिमचियोंग अब तक होश में नहीं आई है। बाद में जूनजे और नमदू सेक्रेटरी अंकल से मिलने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि शिमचियोंग को होश आ गया है और वो ठीक है। दोनों अस्पताल लौट आते हैं और उसके जागने का इंतजार करते हैं। नमदू जूनजे से कहता है, मुझे नहीं लगता शिमचियोंग इंसान है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, वो मरमेड है ना? जूनजे टेंस हो जाता है। नमदू कहता है, पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे 2 उसूल है। पहला, दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। दूसरा, जिसने एहसान किया हो उसका कर्ज जरूर चुकाता हूँ। शिमचियोंग ने मुझ पर एहसान नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए किया। उसने तुम्हारे लिए गोली खाई। तभी शिमचियोंग की आवाज आती है। उसे होश आ चुका होता है। जूनजे उसके पास जाता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। शिमचियोंग मुस्कुराकर कहती है, नहीं, तुम किसी और लड़की के पास चले जाते। जूनजे उसका हाथ पकड़कर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसी बीच टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें सीओही को पुलिस कस्टडी में दिखाया जा रहा होता है। डायंग भी ये न्यूज देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। फिर वो अपने फोन में डॉक्टर का नंबर देखता है और मिलने के लिए कॉल करता है। डॉक्टर तुरंत जूनजे को बता देता है। जूनजे पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है। जैसे ही डायंग डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद चेसी अस्पताल में शिमचियोंग से मिलने आती है। शिमचियोंग सो रही होती है। चेसी फूल रखकर जाने लगती है। तभी शिमचियोंग आंखें खोलती है। वो कहती है, मुझे नहीं लगा था तुम आओगी। चेसी कहती है, मैं बस देखने आई थी, लेकिन मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ। शिमचियोंग कहती है, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करती। चेसी कहती है, तुमने जूनजे को मुझसे छीन लिया। शिमचियोंग जवाब देती है, चिंता मत करो, तुम्हें भी जल्द अपना प्यार मिल जाएगा। तभी ताय आता है और चेसी को घर छोड़ने का ऑफर करता है। रास्ते में चेसी रोने लगती है। ताय उसे गले लगाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहीं से उनका रिश्ता शुरू होता है। बाद में जूनजे शिमचियोंग को घर ले आता है। घर पहुंचकर वो कहता है, अब हम एक ही कमरे में सोते हैं। शिमचियोंग मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जूनजे को पता चले कि गोली लगने के बाद भी उसके सीने में दर्द रहता है। अगली सुबह जिंजू और उसका पति जूनजे की माँ से मिलने आते हैं। वहाँ नमदू जूनजे और शिमचियोंग को देखकर वे बात करने ही वाले होते हैं। तभी शिमचियोंग उन्हें साइड में ले जाकर उनकी मेमोरी इरेज कर देती है।
वे बिना किसी परेशानी के मिलकर चले जाते हैं। नमदू कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम सुपर वुमन हो। वो शिमचियोंग को हक करने ही वाला होता है, तभी जूनजे उसे रोक देता है। अचानक शिमचियोंग के सीने में दर्द उठता है। जूनजे घबरा जाता है। नमदू कहता है, शायद हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो गई होगी। जूनजे समझ जाता है कि शिमचियोंग ठीक नहीं है। अगली सुबह जूनजे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। शिमचियोंग पूछती है, सब लोग कहाँ हैं? जूनजे कहता है, मैंने सबको बाहर भेज दिया है ताकि हम थोड़ा वक्त अकेले बिता सकें। दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर जूनजे कहता है, ऑपरेशन के बाद तुम ठीक नहीं लग रही, क्या तुम मर जाओगी? कोई तरीका है? बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? वो उसे एक हरा ब्रेसलेट देता है और कहता है, अगर तुम वापस समंदर चली जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। बस एक वादा करो, मेरी मेमोरी इरेज मत करना, मैं तुम्हारी यादों के साथ जीना चाहता हूँ। शिमचियोंग कहती है, क्या तुम ये दर्द सह पाओगे? मैं शायद कभी वापस ना आऊं। जूनजे कहता है, अगर तुम वापस नहीं आई तो हम फिर से जन्म लेंगे और मैं फिर से तुमसे प्यार करूंगा। अगर यादें रहेंगी तो मिलने की उम्मीद जिंदा रहेगी। जूनजे कहता है कि वो फैसला करे, मेमोरी इरेज करनी है या नहीं। शिमचियोंग कहती है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी पल शिमचियोंग जूनजे की मेमोरी इरेज कर देती है। शिमचियोंग घर छोड़कर जाती है। रास्ते में नमदू, जूनजे की माँ और ताए उससे मिलते हैं। वो एक एक करके सबकी मेमोरी इरेज कर देती है। फिर वो जिंजू और चेसी के परिवार से मिलती है, अलविदा कहती है और उनकी यादें भी मिटा देती है। आखिर में वो अपनी भिखारिन दोस्त और उस छोटी लड़की से मिलती है, हाथ मिलाती है और उनकी यादें भी मिटा देती है। फिर वह समंदर में लौट जाती है। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जूनजे और उसके दोस्त साथ में खाना खा रहे होते हैं। जूनजे मजाक में कहता है, तुम लोग यहाँ कब तक रहोगे? उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है, शादी होने तक सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। जूनजे लॉ की पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में ट्रेनी बन चुका होता है। नमदू एक अच्छा लेक्चरर बन चुका होता है और टैक्स पर लेक्चर दे रहा होता है। ताए एक शानदार हैकर बन चुका होता है और वेबसाइट्स की सिक्योरिटी पुलिस से भी ज्यादा मजबूत बना रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर उनसे मिलने आता है और सब मिलकर पार्टी करते हैं। पार्टी में जूनजे ज्यादा पी लेता है। जब ऑफिसर जाने लगता है, जूनजे उसे पकड़कर रोने लगता है और जाने नहीं देता। ऑफिसर नमदू से पूछता है, इसे क्या हुआ है? नमदू कहता है, जब भी कोई आता है ये पीकर ऐसा ही करता है। जूनजे कहता है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। नमदू जोड़ता है, हर बार पीकर यही कहता है। उसी वक्त समंदर में शिमचियोंग को दिखाया जाता है। वो जूनजे को याद करके रो रही होती है। अगले सीन में जूनजे अपने लॉकर से कुछ डायरिया निकालता है, उन्हें पढ़ता है और समंदर के किनारे जाता है। ऑफिस से लौटते वक्त भी जब वो समंदर के पास से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे वो कुछ याद कर रहा हो, भले ही उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई हो। अगले सीन में शिमचियोंग वापस लौट आती है। वो बहुत खुश होती है। उसने समंदर में कई जड़ी बूटियां खाई होती है जिससे वो पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। वो जूनजे के घर जाती है लेकिन कोई उसे पहचानता नहीं। थोड़ी देर बाद जूनजे आता है, वो भी उसे नहीं पहचानता। ये देखकर शिमचियोंग का दिल टूट जाता है। वो बाहर बैठकर सोचती है, क्या मैंने वापस आकर गलती कर दी? तभी जूनजे आता है। शिमचियोंग उसे देखकर हैरान रह जाती है। जूनजे कहता है, मुझे पता था तुम मेरी मेमोरी इरेज कर दोगी, इसलिए मैंने सब कुछ डायरी में लिख लिया था। मैं उसे रोज पढ़ता था, इसलिए मुझे सब याद है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि शिमचियोंग और जूनजे की शादी हो चुकी है और दोनों खुशी खुशी साथ रह रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लगता आप भूल गए।